नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवधेश कुमार जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले हिस्से में प्रोग्राम के आपको हम कुछ राजनीतिक हलचल बताएंगे और खासकर उन 3 राज्यों से जहां पर सत्ता परिवर्तन की आहटें खूब दिखाई दे रही हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनाव होने वाले हैं आने वाले अप्रैल में। इसके अलावा कर्नाटक में, जहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी डोल रही है। डीके शिव कुमार दिल्ली आ गए हैं। और तीसरा झारखंड से जो बड़ी हलचल की खबरें हैं उसमें कितनी सच्चाई, कल हमने इसमें बात की थी। आज कुछ नई बातें आपको बताने के लिए है। क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले खबर पश्चिम बंगाल की मैं आपको बता दूं। चुनाव है और चुनाव से पहले वहां हर तरीके की सरगर्मियां हैं। और इस वक्त जो आज खबर आई है वो बड़ी है, ये है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर पर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले जिन्होंने ऐलान किया था, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, इनको ममता बनर्जी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब ये खबरें तो चल ही रही थी कि ये बागी हो चुके हैं, इनकी नाराजगी है ममता बनर्जी से कुछ। और इसी बीच में ये मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा था उसी दिन मैं उसकी नींव रखूंगा। 6 दिसंबर कल आने ही वाली है, परसों। अब उससे पहले ममता बनर्जी के ऊपर दबाव था कि इनके ऊपर कोई एक्शन लें, और इनको उन्होंने मुर्शिदाबाद में ही जो है, आज मुर्शिदाबाद में है ममता बनर्जी, तभी खबर आई कि इनको सस्पेंड कर दिया है। और इन्होंने ऐलान किया था कि बेलडेंगा एक जगह है मुर्शिदाबाद में, वहां मैं बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाऊंगा। और बताया गया कि इनकी इन बातों से नाराज ममता बनर्जी चल रही थी। अच्छा, अब दिलचस्प यह है कि हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ ही खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए अब एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का भी ऐलान कर दिया। लगभग आधी सीटों पर वो कह रहे हैं कि मैं कैंडिडेट दूंगा, ममता बनर्जी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारूंगा। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और ये मस्जिद वाली जितनी राजनीति इन्होंने की है, इसने ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाया, ये सारी बातें। लेकिन हुमायूं कबीर से हमारे सहयोगी ने बात की है, पहले आप ये सुनिए जरा। मंच पे रहोगे ना? देखेंगे आप, नजर रखिए वहाँ पर, मन पे रहूंगी ना कहाँ रहूंगी, नजर रखिए वहाँ पर, मालूम हो जाएगी आपका। अच्छा दादा, आपका स्टैंड अभी भी क्लियर है ना? बार बार एक ही बात में बोलना नहीं चाहते। 6 तारीख आइए वहाँ स्पॉट पर, अब मालूम हो जाएगी। अच्छा, ममता दीदी को आज क्या न्योता देंगे आप? क्या न्योता की देंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, 6 तारीख का उनका तो प्रोग्राम है। पार्टी ने उनको प्रोग्राम बनाया 6 तारीख कलकत्ता में, तो मैं क्या बोलूं। दादा, एक सवाल है कि आज टीएमसी की तरफ से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कुछ आपके खिलाफ कोई व्यवस्था भी लिया जा सकता है? जो होगा होने दीजिए ना, बाद में तो मेरा रिएक्शन मिलेगा। पहले कुछ किसी बारे में क्यों रिएक्शन मिलेगा? अच्छा, ये जो खींच रहे थे हुमायूं कबीर, आप जरा दिलचस्प बात नोट कीजिए। ममता बनर्जी की जहां रैली थी मुर्शिदाबाद में, रैली ग्राउंड पर मौजूद थे जब ये ओंकार सरकार से, हमारे साथी से बात कर रहे थे। और इन्होंने कहा देखिए मैं मंच पर जा रहा हूं। ओंकार ने पूछा मंच पर दिखेंगे? इन्होंने कहा जा तो रहा हूं। देखिए, खबर है कि मंच पर नहीं जा पाई है। ममता बनर्जी ने उससे पहले ऐलान कर दिया कि इनको हम पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं। अभी निकाला नहीं है, सस्पेंड किया है। और उसके तुरंत बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। इसकी चर्चाएं भी हम लोग सुन रहे थे। आज इन्होंने उसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। अब इस सब के बीच सवाल यह कि ममता बनर्जी को यह कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। पिछला इलेक्शन भी आप याद कीजिए, फुरफुरा शरीफ की जो गद्दी है, वहां पर उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, बताया जाता है लाखों करोड़ों में मानने वाले हैं उस दरगाह के लोगों को, उस जगह को। और उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी आईएसएफ, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कोई खास मुस्लिम वोट अट्रैक्ट कर नहीं पाए थे। हुमायूं कबीर पॉलिटिकल आदमी हैं, अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। क्या ये ममता बनर्जी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे? और ममता बनर्जी को इनके खिलाफ एक्शन लेना क्यों पड़ा? पहली बात तो यह जाहिर है कि उनको भी कुछ इसमें पॉलिटिकल नुकसान ही नजर आ रहा होगा, वरना वो ऐसा फैसला नहीं करती। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो कई बार होता है ना कि आपका जो स्वाभाविक क्रम होता है चलता रहता है, कब वो आगे निकल जाता है इसका अनुमान नहीं लगता। अब ममता जी जिस अंदाज में मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती चली आ रही थी, तो हुमायूं कबीर तो मुझे लगता है मुसलमान ही है, तो उनको तो ये अधिकार बनता है। जब ममता जी बार बार ये कहती रही कि किसी भी एक व्यक्ति को जाने नहीं देंगे, किसी के अधिकार नहीं छीनने देंगे, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात आती है, तो ऐसे में लगा होगा हुमायूं कबीर को। और हुमायूं कबीर को जब उतना महत्व नहीं मिला होगा,
तो पार्टी ने कहा होगा भाई बस तुम्हारा काम हो गया, अब रुक जाओ। हुमायूं कबीर तैयार बैठे हुए थे कि अब तो हम बड़े नेता हो रहे हैं, और उनको शायद यह भी एक भ्रम होगा कि हम इसके आधार पर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं। हालांकि यह बड़ा कठिन है, क्योंकि ममता से ज्यादा मुसलमान कौन होगा, ये मतलब पश्चिम बंगाल में तो ये सामान्य सी बात है कि जब फुरफुरा शरीफ के उसके जो भी प्रमुख हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो जब वो नहीं हो पाए तो फिर कोई और क्या होगा। हुमायूं कबीर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत पाएंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो विधायक बन पाएंगे क्या? और इसका ये भी एक मतलब हुआ कि पार्टी के भीतर अभी उस तरह से उनको लेकर कोई वो भाव नहीं था, वरना वो उस स्थल पर तक क्यों पहुंच पाते। इसको भी तो जरा समझिए ना। अगर वो रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टी में थे। हाँ। लेकिन अब लगा कि अब रेड लाइन ज्यादा हो गई, वो मैंडेट जो था उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, कहीं मुस्लिम के चक्कर में, बाबरी के चक्कर में हिंदू पोलराइजेशन ना हो जाए, तब जाकर ये ममता बनर्जी, डर था ना ममता बनर्जी, बिल्कुल यही डर, इसके अलावा और कोई इनके बयानों से उनको खतरा हो रहा, खतरा मतलब एंटी पोलराइजेशन हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ये भी देखें, वो आदमी ऐलान कर रहा है कि मैं अलग पार्टी बना रहा हूं और मैं 130 सीटों पर ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार दूंगा। अभी तक ममता बनर्जी की पार्टी ने इनको निकाला नहीं है पार्टी से, अभी सस्पेंड ही किया हुआ है। अब जो कह रहा है कि मैं आपके खिलाफ उम्मीदवार दूंगा। वैसे ममता बनर्जी खुद आज मुर्शिदाबाद में जो रैली कर रही हैं, और वहीं से उन्होंने हुमायूं कबीर को निकालने का भी ऐलान कर दिया, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मैं यहां बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। आज ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ एक्शन तो ले लिया, अब सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर उनको कुछ डैमेज करने का दम रखते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का अभी तक एसआईआर ही है। सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश से आने वाले हिंदू दलित समुदाय, मतुआ समुदाय के इलाके में रैली की थी, फिर कल वो मालदा गई थी, और आज वो मुर्शिदाबाद में रैली कर रही हैं। तीनों जगह में कॉमन चीज क्या है? बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए बड़ी तादाद में होंगे। इसमें मतुआ समाज के लोगों को घुसपैठिए की कैटेगरी में नहीं माना जाता, वो भारत में शरणार्थी की हैसियत से रहते हैं, और उनमें से बहुतों को नागरिकता दी जा रही है। ममता बनर्जी को यह भी खतरा है कि यह समाज पिछले चुनाव में काफी हद तक बीजेपी के साथ चला गया था। अब इनको जब नागरिकता मिल रही है तो जाहिर उनको और ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद है बीजेपी को। ममता बनर्जी को एक खतरा दिखाई देता है, इसलिए वो मतुआ समाज पर भी कंसंट्रेट कर रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी 9 दिसंबर को कूच बिहार में एसआईआर के खिलाफ रैली करेंगी, और 2 दिनों में 2 रैलियां लगातार वो क्यों कर रही हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद में अपना जोर क्यों दिखा रही हैं, इसकी वजह भी समझिए। मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मालदा में मुस्लिम आबादी 51% है, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की संख्या है 66% से ज्यादा। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें टीएमसी पिछले चुनाव में 7 जीती थी। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं, इनमें टीएमसी के 20 विधायक जीत करके आए थे। कूच बिहार इलाके में मुस्लिम आबादी 25% है, यहां 9 सीटें आती हैं, और पिछली बार टीएमसी को 2 ही सीट मिली थी। यहां बीजेपी का स्कोर बहुत अच्छा था, इसलिए ममता बनर्जी एसआईआर के बहाने मुस्लिम समुदाय को जो है वो एक तरीके से एकजुट करना चाहती हैं। ये तुम्हारे अस्तित्व पर खतरा है। मतुआ समुदाय को भी वो यही पिच कर रही हैं कि तुम में और घुसपैठियों में कोई फर्क नहीं करेंगे बीजेपी वाले। ये एसआईआर में उनका भी नाम काटेंगे तो तुम्हारा भी नाम काटेंगे, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई भला करने वाली है केंद्र की मोदी सरकार। तो ये सारी बातें, एक बार ममता जी की बात भी आपको मैं सुना देता हूं। एसआईआर पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने के पीछे अमित शाह का दिमाग है। अमित शाह किसी भी कीमत में बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बंगाल में एसआईआर करवाकर बीजेपी ने अपनी कब्र खोदने का काम किया है। बिहार और बंगाल एक जैसे नहीं हैं। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, लेकिन वो बंगाल नहीं जीत सकते। केंद्र सरकार को कोई हक नहीं है कि बंगला बोलने वालों को बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाए। सरकारेर क्षमता दखल करार जन्य। तो पहली बात कर लेते हैं, 2 अलग अलग बातें आ गई। ममता बनर्जी को एसआईआर से प्रॉब्लम, मतलब मुस्लिम वोट की चिंता है, और हुमायूं कबीर का प्रकरण भी उसी के अंदर आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, पहले हुमायूं कबीर क्या कुछ नुकसान इनका चुनाव में कर सकते हैं, या ये बाबरी मस्जिद प्रकरण ज्यादा नुकसान कर रहा था? आपने ठीक किया हमको चेता करके कि आप जरा प्रोफेसर साहब कंसंट्रेट कीजिए। हम हर्षवर्धन जी पर ज्यादा ये वो जो नोटी बॉय होते हैं क्लास वाले नहीं, जब से ये है ना, मैं उन्हीं पर ज्यादा कंसंट्रेट हो गया हूँ। बहरहाल देखिए, ये बात तो एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखता है, जैसा कि मुर्शिदाबाद का आपने दिखाया, मालदा का दिखाया, और कूच बिहार का है। ये सब वो इलाके हैं जहाँ बांग्लादेशी बहुत बड़ी घुसपैठ है। एक निष्कर्ष मोटा मोटी निकाल सकते हैं कि ममता बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण महिला हैं जो मुसलमानों की नेता हैं। दरअसल वो मुस्लिम पार्टी हो गई है
जिसका वो एक हिंदू के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। जिस रूप से उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाव किया है, जिस प्रकार से घुसपैठियों को वहाँ व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि ये देश के साथ बहुत अन्याय किया उन्होंने। कोई भी व्यक्ति जो देश के साथ, जिसे लगता है कि देश महत्वपूर्ण है, देश सुरक्षित रहना चाहिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर हों। अब रही बात, क्या ऐसा उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए किया है? ये बिल्कुल सही है। उनको लगता है, देखिए पश्चिम बंगाल की घटनाएं तो घटी ही हैं, साथ में जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी हैं, जो जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, वहाँ की जमात और वहाँ की जो रेडिकल इस्लामिक ताकतें हैं, घुस करके वहाँ के हिंदुओं को मारा है, पीटा है, रेप किया है, भागने पर मजबूर किया है, उसका असर बंगाल की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। इस बार ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर छोटे छोटे समूहों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हरि कीर्तन, भजन संध्या, इस प्रकार की चीजें जो है वो पहले बंगाल में इस प्रकार की चीजें नहीं देखी जाती थी। लेकिन हिंदुओं में एक नया नवजागरण आया है और बंगाल के हर गली मोहल्ले, हर जगह पे जहां पर हिंदू बहुल है, हिंदू डोमिनेटिंग स्थिति में है, वहां पर ये खुल करके चीजें अब लोग सामने आकर के करना शुरू गए। ममता बनर्जी को यह डर है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके कारण जो पश्चिम बंगाल का हिंदू जो है वो चिढ़ा हुआ है, उससे दुखी है, उससे क्रोधित है, उसमें एक आवेश है, कहीं उसका प्रस्फुटन जो है वो बंगाल की राजनीति पर न पड़े। ये उनके दिमाग में जरूर चल रहा है। मतलब मुस्लिम वोट एकजुट रहे, मेरा हिंदू एकजुट ना होकर दूसरी तरफ चला जाए। अच्छा, इसमें आपने बांग्लादेश भी याद दिला दिया। ये सब बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद जितना कट्टरपंथी तबका वो उठ के आया और हिंदू समाज वहां जितना प्रताड़ित किया गया और वो खुलकर वहां पर अब अपने हकों के लिए सड़कों पर भी उतरना, ये सब भी तो बंगाल के लोग देख ही रहे हैं ना। तो सेंटिमेंट तो जो है वो अलाइन होता ही है, जुड़ता ही है उसके साथ। और ये मतवा समुदाय की आबादी आप कितना समझते हैं? 7-7.5 करोड़ जितने भी वोटर बंगाल में निकलेंगे, माना जाता है कि 80 लाख से 1 करोड़ के बीच बांग्लादेश से आने वाले हिंदू वहां पर बसे हुए हैं बंगाल के अंदर। वो एक बहुत बड़ा तबका है और वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ भी है। ये ममता जी की दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बीजेपी की तरफ से इसमें कल क्या खबर आई वो बता देता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अपने सारे बीजेपी सांसदों से संसद भवन में अपने कार्यालय में मुलाकात की है। तस्वीर आप देखिए। अब ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से राज्य में मेहनत करने को तो कहा ही, उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल में हम ये चुनाव हर हाल में जीतें। इस दौरान सांसदों से राज्य में बीजेपी के अभियान के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया, ग्राउंड पर क्या चल रहा है। और बंगाल बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग बहुत आगे अब बढ़ चुके हैं, अब पीछे नहीं हटना है। राज्य में सत्ता के खिलाफ लड़ाई को हमें जारी रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसदों को यह भी सलाह दी कि जो एसआईआर का अभियान चल रहा है, इसको सरल पारदर्शी तरीके से आप जनता तक पहुंचाइए। उनको यह मत बताइए कि इसमें किसका वोट कटेगा, किसका जुड़ेगा, यह आपका काम नहीं है, वो चुनाव आयोग कर रहा है। आप सिर्फ उनको इतना बताइए कि एसआईआर जरूरी क्यों है और उनको यह भरोसा दीजिए कि एसआईआर बड़े सरल तरीके से हम करेंगे, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यह संदेश बूथ बूथ पर आप जाकर के दीजिए। और पहले भी वो एक बार कह चुके हैं कि आप बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं, इस मन के साथ जमीन पर जाकर के काम कीजिएगा। तो बीजेपी को सच में लग रहा है कि इस चुनाव में 15 साल के बाद ममता शासन वो उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सकती है। समीर जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार लग रहा है, और बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है नीतीश कुमार के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बिहार में इतना बेहतर कर सकते हैं और बंगाल में जब हम 3 से 77 पर पहुंच सकते हैं और लोकसभा में हालांकि ठीक है कि 2019 की तुलना में 2024 का लोकसभा चुनाव जीते तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। 12 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, 29 सीटें टीएमसी की रही है, तो लोकसभा में जरूर झटका लगा है बंगाल के अंदर। लेकिन पार्टी को लग रहा है कि ममता बनर्जी जो 2011 से लगातार बंगाल के मुख्यमंत्री और 15 साल होने को जा रहे हैं, 15 साल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जिस तरीके से करप्शन वहाँ पर बढ़ा है, कई मंत्री उनके जेल में चले गए, जिस तरीके से
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है कि वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं रहा। तो इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो सांसद है, जिसमें लोकसभा के सांसद भी थे और राज्यसभा के सांसद थे, उनके साथ बैठक में कहा है कि भाई सेशन के बाद आपको अब पूरा समय बंगाल में रहना है और आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी विधानसभा सीटें आती है और वहाँ जितने बूथ है वहाँ पर आपको मॉनिटर करना है। और ये एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने बात की कि भाई क्या आपकी जो टीम वहां पर है, आप तो यहाँ दिल्ली में हो, लेकिन आपकी टीम वहां एसआईआर पर किस तरीके से काम कर रही है। उन्हें वहां पर बताया कि आप तो संपर्क में रहिए, तमाम सरकार के जो एंटी ममता के जो है इश्यूज है उनको आप वहां पर कैसे उठा सकते हो, जनता के बीच में आप संपर्क में रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं रही है बंगाल में जो पहुंचाई गई है उसका आप जिक्र कीजिए, कौन कौन सी योजनाएं नहीं पहुंचा रही ममता बनर्जी आप उसका जिक्र कीजिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि हुमायूं को लेकर जो चल रहा है कि इसको टीएमसी ने निकाला। अभिषेक बनर्जी पिछले 4 दिन से उससे संपर्क में थे और अभिषेक बनर्जी का ये कहना था कि भाई 6 दिसंबर का ये मामला है और ममता बनर्जी अभी मुर्शिदाबाद में रैली करने वाली है। उसके पहले आप ये बयान दे देना कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का भूमि पूजन या जो रखने का प्लान कर रहे हैं उससे वो वापस लेते हैं। अब इनका कोई प्लान नहीं है, इसके लिए वो तैयार नहीं हुए। मुर्शिदाबाद में तो वैसे भी 22 में से 20 सीटें टीएमसी जीती है, 19 सीटें तो मुसलमानों की है। और यह कहा जा रहा है कि ये अभी ओवैसी के साथ संपर्क में और इस बात की संभावना है कि ओवैसी और ये मिलकर बंगाल में मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी के साथ इनके बातचीत होने की खबर अभिषेक बनर्जी को थी, उन्होंने उस पर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा था और ये कहा था कि इस तरीके से आप गतिविधियां करके पार्टी की छवि ओवैसी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, ओवैसी से बातचीत भी है और ओवैसी के साथ ये जा सकते हैं और ओवैसी के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल सीटों में 35-40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे। सर, अब बंगाल की में आखिरी कमेंट आपका, क्या वाकई ये कोई मुस्लिम वोट डैमेज कर सकते हैं? ओवैसी आ जाए बंगाल में, चुनाव तो वो लड़ेंगे ही इनके साथ, अगर उनका कुछ हो भी जाता है अलायंस तो एक बात ही। दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं, पिछले साल ही तो मोदी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नुकसान हुआ था, तो एक साल में ही और राज्य के चुनाव में आज बीजेपी बड़ी बम दिखाई देती है कि नहीं इस बार तो हम पलट देंगे सब। नहीं, नुकसान केवल सीटों में हुआ था। जी, वोट में अगर आप देखेंगे तो 2021 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच वोट का जो अंतर था वो 60,63,807 था और लोकसभा चुनाव में केवल रह गया है 33,73,032 वोट। तो इतने के बावजूद आप समझिए कितना टक्कर रहा होगा, लगभग आधा वोट मतलब घट गया था। तो ये वोट का अंतर उतना ज्यादा नहीं था, सीट का अंतर हो गया था, ये है। दूसरी बात है कि देखिए, ममता बनर्जी को इस समय मुस्लिम वोटों से ज्यादा हिंदू वोटों की चिंता है। ममता बनर्जी को मालूम है कि इन परिस्थितियों में मुसलमान हमको वोट देने वाले हैं। आपने देखा उन्होंने कैसे वक्फ पर अपना स्टैंड बदला हुआ था और उनको पता इस समय क्या है कि ये जो उत्तर 24 परगना जिला है, दक्षिण 24 परगना जिला है, नदिया है, कुछ बिहार है, हुगली है, जहां की मथुआ समुदाय की आबादी है, कोई 1 करोड़ कह रहा है, कोई 1 करोड़ 20 लाख कह रहा है। 40 सीटों पर उनका प्रभाव प्रत्यक्ष माना जाता है, 20 पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है। तो वहां बीजेपी, संघ और ये सब मिलकर उनके नागरिकता के फॉर्म भरने का अभियान चला रही है। लगातार वहां मीटिंग हो रही है, लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहां लागू नहीं होने देंगे। मुझे इस बात का संदेह है कि अभी हो सकता है कि वो नागरिकता संशोधन कानून को भी स्वीकार कर लें, लागू करने की बात कर दें, क्योंकि उस क्षेत्र में 3 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है और 3 किलोमीटर पिछले दिनों उत्तर 24 परगना में यात्रा की है। कहा कि किसी को यहां भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वहां से आए हो लेकिन एसआईआर में हो सकता है। तो एसआईआर के पहले ये सब एक सर्टिफिकेट जारी कर रही है सरकार उनको, और कि नहीं नहीं इन्होंने एप्लीकेशन जारी किया हुआ है, इतने समय से यहां रह रहे हैं। तो यहां उस समय बीजेपी और हिंदू समर्थक संगठनों के बीच और ममता बनर्जी के बीच यहां जबरदस्त टसल चल रहा है, आमने सामने हो रहे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन में आमने सामने आ जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के सामने इस समय समस्या पैदा हुई है, खासकर मुर्शिदाबाद की घटना के बाद जो हिंदू वहां से पलायन कर गए हैं। अब तो 2 सीट जो भी समीर जी बता रहे थे, जब हिंदुओं को मार के जला के भगा दिया है तो वहां क्या स्थिति होगी। तो इस समय उनको केवल इससे प्रॉब्लम था कि हुमायूं कबीर बात नहीं मान रहा है लगातार करने पर, इससे हमारा जो हिंदू वोट इस समय कट सकता है भयानक रूप से, तो वो हमारे लिए आगे समस्या पैदा। सवाल ये, बीजेपी वहां जीत तब तक नहीं सकती जब तक हिंदू वोट उसको कंसोलिडेटेड ना मिले। बांग्लादेश की घटना, मुर्शिदाबाद की घटना, एसआईआर, सीए, जो मर्जी कह लें, क्या वो काम हो रहा है जो पिछले चुनाव में नहीं? एसआईआर में तो देखिए करीब 2100 ऐसे बूथ हैं जहां एक भी मतदाता के नाम नहीं कटे। अब वहां दूसरे ढंग से, जैसे वहां पोल रिगिंग हो रही है, होती थी, वैसे एसआईआर रिगिंग होने लगी है।
2108 बूथ की रिपोर्ट ऐसी है कि न कोई वहां से मरा है, न कोई नया नाम जुड़ा है। वही करीब 2100 या 2200। वो जो एक परिस्थिति पैदा हुई है वो एसआईआर का, चूंकि इन लोगों ने पहले लड़ाई लड़ी है, अब वहां की प्लानिंग वैसे चल रही है, तो वो बीजेपी के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है कि ममता बनर्जी रिगिंग के कारण पोल रिगिंग वहां वैसे ही साइलेंटली होती थी, ये हो रही है। आप कह रहे हैं एसआईआर रिगिंग हो रही है, एसआईआर रिगिंग है। इसकी शिकायत हमने आपको कल बताया था, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की भी है। एसआईआर पर तो एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपने कार्डर्स को और जो अधिकारी हैं उनको डायरेक्ट करना चाहिए। वो सुस्त बैठे हुए हैं। हैरानी की बात है कि जो मंत्री बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि क्या ये मान करके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्डर चूंकि उनको वोट दे ही देता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पार्षद हो, मंत्री हो, विधायक हो, निकम्मों की तरह बैठे रहते हैं। हम आपको बता रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। बंगाल में गलत है, बंगाल में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली रिपोर्ट आ रही है सर बंगाल से। मैं उत्तर प्रदेश को देख करके हैरान हूं कि मतलब उनको लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, ये जाएंगे कहां स्वयं सेवक। सर आगे बढ़ते हैं। यूपी बंगाल में अंतर बीजेपी या किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जिस उद्देश्य से आप इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, चुनाव का मुद्दा बना है, कम से कम वो एफिशिएंटली और पारदर्शी तरीके से होना तो चाहिए, वरना उस एक्सरसाइज का मतलब ही क्या रह कठिन है बंगाल में। अरे झारखंड में जो चल रहा है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि झारखंड और बंगाल जुड़ा हुआ भी है, सीमा से भी जुड़ा है, और कुछ ना कुछ राजनीतिक हवा जो है वो भी दोनों राज्यों के आसपास एक दूसरे राज्यों में जाती है। आज से वहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, शुक्रवार से हो रहा है इनफैक्ट कल से, और उससे एक दिन पहले दोपहर 1 बजे स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और आरजेडी के विधायक ये सब शामिल होंगे। और झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस भूमि घोटाले से संबंधित ईडी के केस में एक बड़ी राहत भी दे दी है, जिसमें वो जेल गए थे। अब इस केस में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में खुद पेश नहीं होना होगा, उन्हें पर्सनल पेशी से छूट मिल गई, मतलब उनकी जगह वकील जा सकता है। अच्छा, अब चर्चा ये थी कि वो दिल्ली में रुके हुए थे 3-4 दिन, तो दिल्ली में उनकी बीजेपी वालों से मुलाकातें चल रही थी। ये खबरें आपने खूब सुनी, कल भी हमने कहा था, इसकी बात की थी, और ये था कि क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस को, आरजेडी को छोड़ सकते हैं। तो ऊपर से देखें तो बीजेपी भी इस खबर को से डिनाई कर रही है और जेएमएम भी इससे इनकार कर रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह बातचीत हो रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि यह बातचीत हो रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। किस स्तर पर हो रही है, कोई बड़े नेता से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल निटी ग्रिटी की हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो इन संभावनाओं को तलाश रहे हैं। दोनों ही पार्टियां इस संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ आ सकते हैं। अब बीजेपी को यह सुहाता है कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले हो जाए, तो जो जनजातीय वोट है उसमें उसको कुछ फायदा भी मिल सकता है, तो उसकी कोशिश ये होगी। हेमंत सोरेन हो सकता है कि अपना थोड़ा समय ले ले, लेकिन दोनों को इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हेमंत सोरेन को फंड्स चाहिए अपनी स्कीमों के लिए, केंद्र की मदद उनको उसकी बहुत जरूरी है, और बीजेपी को लगता है कि अपने दम पर हम क्या अगले चुनाव में भी अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे। अभी तो 4 साल बचे हैं, क्यों नहीं एक सरकार हम ऑपोजिशन से ले भी लेंगे और अब उसमें हम साझेदार भी हो जाएंगे। ये सब जब हो रहा था तो कल कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई, और केसी वेणुगोपाल जो उनके संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर, और उन्होंने लिखा कि मेरी खुद हेमंत सोरेन से बात हुई है और ये सारी खबरें जो हैं बिल्कुल अफवाह हैं, ये बीजेपी समर्थक वर्ग जो है इन खबरों को उड़ा रहा है, हवा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत जी ने मुझे भरोसा दिलाया है और वो अपोजिशन के साथ बने रहेंगे, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस को रिएक्ट करना पड़ा। अब पता नहीं कितने दिनों के बाद तो केसी वेणुगोपाल जी ने हेमंत जी को फोन लगाया होगा। अभी लगाया होता बिहार के चुनाव में तो नाराज ही नहीं होते वो। खबर ये थी कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी से बात करना चाहते थे हेमंत सोरेन की, जब उनको 2 सीटें भी नहीं दी जा रही थी, लेकिन बात नहीं हो पाई थी उनकी राहुल गांधी से। एनीवे, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि वो ये हो ना हो, लेकिन बात हो रही है बीजेपी के साथ उनकी। सर, आप कल नहीं थे चर्चा में, आपके पास क्या खबर है? नहीं, देखिए, वो लंबे समय से आ रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास उनकी श्रीमती जी वो आए थे कि हमको इस केस से मुक्ति दिला दीजिए। उनके यहाँ अभी राज्यसभा का भी अप्रैल में चुनाव है, राज्यसभा की सीट भी ऑफर कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता है केस से हमको किसी ढंग से मुक्ति मिल जाए, नहीं तो हमारी राजनीतिक जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मिले हैं, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद राजनाथ सिंह जी वहाँ गए थे और गले मिले थे, उनके पारिवारिक संबंध है तो आके वो मिल रहे हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल की हैसियत क्या है? केसी वेणुगोपाल बिहार में क्यों नहीं मना लिया? हेमंत सोरेन क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो
इनकी बातचीत हो रही है, ये चाह भी रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन क्या बीजेपी नेतृत्व भी चाह रही है? आपने तो विश्लेषण कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर के बहुत मतलब रिजर्वेशन है कि हमारा उनका कई खासकर जो संथाल परगना वो वोट है, दोनों एक है। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध उससे लड़ाई लड़ी है, लंबे समय से हमारी लड़ाई रही है। हम इस समय सरकार में जाके उनके साथ क्या करेंगे, तो वो उसमें वो समस्या वहां आ रही है, वो उसके अलावा। लेकिन मिल रहे हैं ये, लेकिन मिलने के पीछे देखिए झारखंड की वित्तीय स्थिति इस समय बहुत खराब है। इन्होंने जब महिलाओं के लिए मंथली घोषित किए वो ये नहीं दे पा रहे हैं, कई योजनाएं ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो झारखंड में बीजेपी के अलावा, सरकार के अलावा इस समय कोई मदद कर नहीं सकता। ठीक है। तो वो उनके इस समय जो आप भी कंफर्म कर रहे हैं ना, ये बातें हो रही हैं, मतलब नहीं, ये तो कनेक्टेड है ना? नहीं, ये लगभग ये पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर आगे हम लोग और बात कर लेंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने चले हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, नुकसान का डर देखते हुए ममता बनर्जी ने सस्पेंड किया है फिलहाल, और SIR उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी अपने बंगाल के सारे सांसदों से मिले, जीत का उनको मंत्र दिया है। इसके अलावा हमने झारखंड की थोड़ी बात की, क्या हेमंत सोरेन की बातचीत हो रही है बीजेपी से? बिल्कुल हो रही है। क्या वो पलट के इधर आ सकते हैं एनडीए के साथ? मुमकिन है, लेकिन कब यह भी नहीं कहा जा सकता। इसकी आगे थोड़ी और बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा राहुल गांधी जी की चिंता बता देता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अभी भारत आए नहीं है, कल आज शाम को उनको आना है, कल प्रमुख दिन है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया है और कहा कि सरकार विदेशी नेताओं को विपक्ष से नहीं मिलने देती। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पुरानी परंपरा का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके विदेशी दौरों में भी उन्हें उस देश के नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है। वैसे तो वो जब जाते हैं विदेश तो सबसे मुलाकातें करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी उस स्तर पर, शीर्ष स्तर पर बातचीत नहीं होने दी जाती है। लीडर ऑफ अपोजिशन हमेशा से विदेशी नेताओं से, डेलीगेशन से मुलाकात करता आया है, ये परंपरा रही है। सरकार इस परंपरा को तोड़ रही है और मुझे विदेशी बड़े मेहमानों से मुलाकात नहीं करने दी जाती। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि LOP के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि LOP से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ है। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो LOP एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर, इनसिक्योरिटी है। चलिए, आरोप लगाया राहुल जी ने, देखते हैं इस आरोप में कितनी सच्चाई है। वैसे प्रियंका गांधी ने भी फिर अपने भाई के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि सरकार प्रोटोकॉल्स नहीं मानती। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी LOP से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं अब एक तरफ तो वो ये मांग कर रहे हैं कि विदेशी डेलीगेशन से, नेताओं से हमको मिलने दिया जाए। खासकर ये बात पहले कभी उन्होंने नहीं कही, पुतिन आ रहे हैं तब उन्होंने कही है। ये पुतिन से जाने क्या बात करना चाह रहे थे राहुल जी, जो नहीं कर पाएंगे अब। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बीच क्या कर रही थी, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं, उसका एक सैंपल। कल ही सोशल मीडिया पर, एक्स पर एक पोस्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, और इसमें नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हुए दिखाया गया। एक AI जनरेटेड वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। ये देखिए, ये मोदी जी चाय बेच रहे हैं, पीछे सारे देशों के झंडे लगे हुए हैं। मतलब कोई इंटरनेशनल बड़ा फोरम है जहां सारे देशों के लोग आए हुए हैं, और वहां पर मोदी जी जो हैं वो चाय बेच रहे हैं। चाय की केतली दूसरे हाथ में गिलास लिए हुए चल रहे हैं।
एआई वीडियो से जोर जोर से उसमें आवाज डाली गई, चाय बोलो चाय चाहिए, और ये वीडियो उनको दिखाया गया। रेड कारपेट पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कपड़े वपड़े बिल्कुल वैसे ही जैसे होने चाहिए, लेकिन हाथ में चाय है। अब ये तो वो कर रहे हैं जब अभी उनको चिंता हो रही है कि एक अलग पर्सपेक्टिव देता है ऑपोजिशन, विदेश के नेताओं से मिलने देना चाहिए। आप कौन सा पर्सपेक्टिव दे रहे हो, क्या दिखा रहे हैं आप? हमारी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी देश के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल फोरम्स पर प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला दिखा रही है। त्रिपाठी जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कि बिल्कुल एलओपी का अधिकार है और ये परंपरा कायम रहना चाहिए कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसको मिलने देना चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू आता है, आपने कहा कि अभी उन्होंने क्यों कहा कि जब पुतिन आ रहे हैं। जो एलओपी देश की संसद चलते हुए देश की संसद के बाहर से ट्रंप के बयान को कहे डेड इकोनॉमी, वो एलओपी होने लायक है क्या? जो एलओपी विदेशी भूमि पर जाकर भारत में कहे कि भारत में तो बड़ी खराब स्थितियां हैं, जो एलओपी इल्हान ओमर से जाकर मिले, जो एलओपी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने वाले प्रतिनिधि मंडल से मिले और कहे कि वो तो मिल गए लोग, हम क्या करें, जो एलओपी गुप्त दौरों पर जाता हो, वो कह रहे हैं हमें विदेश दौरों पर नहीं मिले। भारत सरकार ने किसी प्रतिनिधिमंडल में भेजा था, अगर प्रतिनिधिमंडल में भेजते तो क्यों नहीं मिलने देते? इसका मतलब कि आप अपनी पर्सनल विजिट में कह रहे हैं कि जरा हमको वो कर दीजिए, और ये तो प्रोटोकॉल नहीं होता है कि पर्सनल विजिट में किसी को जो प्रोटोकॉल है वो मिले। तो बिल्कुल एलओपी को देश की परंपरा के अनुसार बिल्कुल मिलने देना चाहिए सभी राष्ट्राध्यक्षों से। लेकिन क्या अभी के एलओपी श्रीमान राहुल गांधी का व्यवहार लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष की उस मर्यादा को, उस प्रतिष्ठा को कायम रख पाता है? और अभी भी आप देखिए, अभी आप तो बहुत पुराना छोड़ दीजिए, अभी तुरंत का लीजिए ना, वो भाव भाव वाली के समर्थन में क्या बोला था इन्होंने, अभी तो कल ही का तो मसला है। तो आपका व्यवहार भी, और ये सब कब हो रहा है? जब एक दिन सदन में विदेश से आए हो, प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ है, मतलब आप भी किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जरा सोचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, परंपराएं जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि देश के तौर पर आप दिखे। सरकार और विपक्ष अलग नहीं होता है, देश दिखता है। जब आप देश के तौर पर दिखना ही नहीं चाहते हैं तो फिर परंपराएं टूट। आपने वैसे ठीक किया, ये दोनों बातें याद दिलाने का दिन है। ये बात ठीक है कि विदेश से आने वाले नेताओं से ऑपोजिशन के नेताओं का मिलना, ये एक हमारे यहाँ परंपरा रही है, चलन रहा है, तो ये होना चाहिए। लेकिन हमें वो तस्वीरें भी याद हैं जब विदेश से नेता आते थे तो कांग्रेस पार्टी की बैठक में जब उनको मिलाया जाता था ऑपोजिशन के नेता से, तो सोनिया गांधी जी मुख्य कुर्सी पर बैठती थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साइड की कुर्सी पर बैठते थे। वो तस्वीर आपको वो भी याद होगी। ठीक, आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात याद दिलाई, कितने जहाज गिरे, मुखबिरी कर दी भारत ने, पाकिस्तान को बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, भारत के विदेश मंत्री ने मुखबिरी कर दी, ये बातें हमने सरेंडर कर दिया। ये बातें भारत के क्या लीडर ऑफ अपोजिशन को करनी चाहिए थी, क्योंकि आज उन्होंने उस पद की क्या मर्यादाएं हैं वो याद दिलाई हैं, या उसका कितना मान रखा जाना चाहिए, उसकी बात वो उठा रहे हैं। समीर जी, निश्चित रूप से, और राहुल गांधी को लगता है कि भाई विपक्ष का नेता होने के नाते उन्हें ये एक सम्मान मिलना चाहिए जो कि भाई मिलाया जाए। तो राहुल गांधी को उस तरह का व्यवहार भी विपक्ष के नेता के रूप में करना चाहिए था। 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है देश का, आप उस कार्यक्रम में नहीं जाते हो, आप उससे दूरी बना लेते हो, तमाम तरीके से चीज़ें आती है कि जब विपक्ष के नेता को वहाँ रहना चाहिए, विपक्ष का नेता वहाँ रहता नहीं है। और उसके फिर जो बयान विदेशों में जाकर आप जिस तरीके से बयान देते हो, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय क्या प्रोटोकॉल का पालन राहुल गांधी और सोनिया गांधी करती थी? क्या उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में एक जो प्रोटोकॉल मिलता है उसका पूरा पालन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने किया? किस तरीके से कई मौके पर मनमोहन सिंह को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उनकी अवहेलना की गई, किस तरीके से उन्हें दूसरा दोयम दर्जे का एक प्रकार से पीएम बताया गया, खुद को सुपर पीएम बताया गया। ये क्या सब देश की जनता ने और क्या राहुल गांधी ने नहीं देखा? और आपने अपनी ही पार्टी के नेता को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, अब आप ये उम्मीद करते हो कि आपको वही सम्मान मिले जिसके आप हकदार आप मानते हो, तो आप अपने व्यवहार से बताइए, आप पार्लियामेंट में बताइए कि आप विपक्ष के नेता है। जब देश के साथ खड़े होने की बारी आती है, आप देश के साथ खड़े होइए और बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम भारत के साथ है, भारत सरकार के साथ है, सेना के साथ है। जब ट्रंप पर इस तरह के बयान देते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है, तो आपको पलटकर ट्रंप पर हमला करना चाहिए था कि आप भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए इस तरह से बात नहीं कर सकते, भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और हम सब देश भारत के साथ खड़े। तब आप ट्रंप के साथ भारत के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हो। तो मुझे लग रहा है कि जब भी जरूरत आती है, आप भारत के जहां जरूरत है वहां आप खड़े नहीं रहते। तो ऐसे समय में आप ये उम्मीद करो कि आपको वो सम्मान मिले। दूसरी बात सर, जो आरोप इन्होंने लगाया कि मैं जब विदेश जाता हूं तो सरकार, भारत सरकार की तरफ से उस देश की सरकार को, वहां के बड़े नेताओं को एक कहा जाता है कि इनसे ना मिलिए, उनको डिसवीट किया जाता है मुझसे मिलने के लिए। राहुल गांधी जब विदेश में जाकर यह कहेंगे
कि मेरे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और ये पश्चिम के बड़े बड़े देश जो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं ये कुछ क्यों नहीं कर रहे, मेरे देश में इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे। ये बयान है ना राहुल गांधी के। तो कोई देश क्या करेगा कि आप जाइए और उनको आमंत्रित कीजिए कि आपके हमारे देश में आए और हस्तक्षेप करें। देखिए, जब आप विदेश यात्रा दो तरह की होगी, एक तो आप आधिकारिक तौर पर जाएं, दूसरा जो है वो आपकी प्राइवेट यात्रा हो। तो प्राइवेट यात्रा में तो प्रोटोकॉल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और आधिकारिक यदि आप यात्रा करते हैं तो भारत सरकार को आप सूचित करके जाएं। एलओपी होते हैं, कम से कम आप कभी भी कहीं भी जाएं तो कम से कम आप सूचना दे करके। जब डोकलाम में चल रहा हो, आपको भारत सरकार पर विश्वास नहीं होता है, आप मिलते किससे हैं, आप गुपचुप तरीके से जो है वो चाइनीज एम्बेसी के लोगों से जाकर के एम्बेसडर के साथ आप चाय पी करके आते हैं, और डोकलाम के बारे में जानकारी आप विदेश मंत्रालय से मांगने के बजाय आप चाइना से आप मांगते हैं। जब आपको मानसरोवर जाना होता है, वहाँ भी आप गुपचुप तरीके से चाइना के लोगों के साथ आप बात करते हैं जी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी विजिट को इस प्रकार से करते हैं जिसमें लगता है कि भारत सरकार से ज्यादा विश्वास उनको भारत के दुश्मनों के साथ ज्यादा विश्वास है। जब जॉर्ज सोरेस के फाउंडेशन में आपकी माताजी के सब्सिडियरी फाउंडेशन में आपकी माताजी उसका आधिकारिक तौर पे उससे जुड़ी हुई हो, और ऐसा फाउंडेशन जो डीप स्टेट के तौर पे कई देशों में तख्ता पलट में शामिल हुआ हो, तो भारत सरकार उस मामले में संवेदनशील क्यों नहीं रहे। यह निश्चित बनता है कि ऐसे राष्ट्राध्यक्षों को देखिए, नरेंद्र मोदी ने, बस एक अंतिम बात कह देता हूं, नरेंद्र मोदी ने यही बहुत अच्छा काम किया। जो गांधी परिवार की जो नस नाड़ियां थी, जो विदेशों से इनको जो हमेशा ताकत मिलता था, राष्ट्राध्यक्षों से ताकत मिलता था, नरेंद्र मोदी ने इनकी नस नाड़ियां काट दी है। वैसे राहुल गांधी को ज्यादा चिंता होनी चाहिए जो देश में हो रहा है उसकी। क्या उनके कर्नाटक प्रदेश में जहां उनकी सरकार है वहां क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है जहां वो सरकार में हिस्सेदार हैं। तो कर्नाटक का अपडेट आपको बता देता हूं। वैसे तो दोनों उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के घर पर जाकर नाश्ता कर लिया, तो ये मत समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। एक बार फिर से खींचतान शुरू हो जाने की खबरें मिल रही हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अचानक दिल्ली आ गए हैं। अब उन्होंने लेकिन ये साफ बताया कि ये मेरी प्राइवेट विजिट है, मैं निजी यात्रा के लिए आ रहा हूं, इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। लेकिन उनके इस कदम पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। शिव कुमार की यात्रा पर रिएक्ट करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि वो जाएं, मैं तो तभी जाऊंगा जब मुझे कोई कॉल आएगा। अभी तक मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है दिल्ली आने का। सिद्धरमैया ने ये बयान जो है सीधे सीधे ये इससे जाहिर कर दिया है कि राज्य में सत्ता को लेकर के अभी भी खींचतान खत्म नहीं हुई है। डीके शिव कुमार ने हालांकि ये कहा कि मैं एक शादी के लिए जा रहा हूं और एक कार्यक्रम हमारा वहां रामलीला मैदान में होने वाला है। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी करेगी, मैं उसकी तैयारियों को भी जाकर के देखूंगा। ये काम भी डीके शिव कुमार को करना पड़ रहा है, कर्नाटक से आकर के दिल्ली की रैली कैसे होगी ये देखने के लिए। सुनाते हैं बात उनकी। Come here for a marriage of my friend's son, number one. Number two, I wanted to make arrangements for this 14th vote chori rally, which is Ramlila Mela. We are expecting about more than 10,000 people to come from Karnataka. I just wanted to discuss with my colleagues and other friends what are the arrangements we can make for the stay. That is why I have come. As a party president, I have the responsibility of all these things. So I have come here to look all these things. Mr. Shivkumar. अब इतना सरल तो सब कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डीके को कॉल आ गया और सिद्धरमैया जी को कॉल नहीं आया। इंतजार तो दोनों कर रहे थे ना सर, दिल्ली से फोन आएगा। सर ये नाश्ते का ट्रूस था, अभी भोजन का, डिनर, लंच का, डिनर का, जब आप उसको करेंगे तो ग्रेजुअली देखना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है कि अगर हम ये मानते हैं कि नाश्ते पर बैठ जाने से आपस के इतने बड़े संघर्ष का जिसमें दुश्मनी पैदा हो गई हो, जो मान रहा हो कि इसके कारण हमको कुर्सी नहीं मिल रही है और पार्टी में बिल्कुल दो खेमे हो गई हो, वो समाप्त हो जाएगा। उस स्थिति में जबकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने कोई उपाय नहीं है कि इधर करते हैं तब भी जाते हैं, इधर करते हैं को तब भी जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची हो, उसमें कहां से होना है ये। तो जो है बकरे की मां को खैर मनाने के लिए कुछ ही समय होता है, अगर उसको बलि चढ़नी है तो अभी केवल उतना ही है इसमें। और राहुल गांधी जी का आप दिखा रहे थे अभी, राहुल गांधी जी का
या अभी जो संगठन मंत्री हैं केसी वेणुगोपाल है, किसी की क्षमता है कि इस समय डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया को ये बता सके कि आपको पार्टी हित में करना है? जब क्षमता ही नहीं तो इन दोनों को ही तय करना है। नहीं, ये जो फौरी शांति दिखाई दे रही है, ये तो पार्टी नहीं कराई, ये कहा जाता है कि भाई अभी इतना खुले में मत लड़ो, बहुत रायता फैला दिया, पहले अब शांत हो जाओ। नहीं, देखिए पार्टी क्या, इन दोनों के पास भी देखिए ऐसा है, इन दोनों के पास भी इतना विवेक है कि सत्ता चली जाएगी तो कोई लाभ नहीं है। ये डीके शिव कुमार को ही मालूम है, सिद्धारमैया को ही मालूम है कि सत्ता चली जाएगी तो सत्ता है तभी तक हम दोनों की हैसियत है, इसलिए सत्ता बने रहते हुए भी इसका ट्रांसफर हो जाए। इस अगर 2.5 साल का था तो कायदे से ट्रांसफर कराना ही चाहिए था ना। इसमें एक अपडेट दे दूं सर मैं, लेकिन एक लाइन मुझे उस पर बोलनी है राहुल जी पर। हाँ, उसमें क्या है कि देखिए ये कोई रिटन प्रोटोकॉल नहीं रहा है। हम लोगों ने अनेक विदेश के नेताओं को देखा है, मैं स्वयं भी रहा हूं, जिसमें आवश्यक नहीं है कि विदेश के विपक्ष के नेता मिले ही। पहली बात तो यह है, मुझे तो बिल क्लिंटन होता था। ना सुनिए वो एक है कि भाई आए हैं तो देश के विपक्ष के नेता से भी मुलाकात हो। जैसे मुशर्रफ आए थे, उस समय अटल जी विपक्ष के नेता थे, मुशर्रफ ने स्वयं कहा कि मैं अटल जी से मिलने जाऊंगा, फिर मुशर्रफ अटल जी के घर पर गया था मिलने, और वहां अटल जी ने सबको बुला के रखा था। उसी प्रकार से जब बिल क्लिंटन आए थे, जब सरकार थी अटल जी की, तो बिल क्लिंटन ने इच्छा व्यक्त की कि मैं सोनिया गांधी और बाकी नेताओं से मिलूंगा, और वो मौर्या होटल में, आप जाके अपने जुड़वा लिए, मौर्या होटल में वो सब मिलने गए थे। तो इसीलिए इसमें आपने ये ठीक कि जो व्यक्ति आ रहा होता है विदेश से, वो अपनी इच्छा जाहिर करता है पहले कि मैं इनसे भी मिलना चाहता हूं, फिर सरकार कुछ कहती होगी। तीसरा यह है कि इनका कम्युनिकेशन विदेश मंत्रालय से और विपक्ष के नाते जो होना चाहिए, इस पर कोई फैक्ट देना चाह रहे हैं। भारत एक शानदार लोकतंत्र है, यहाँ वन पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। लोकतंत्र का मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष होता है। रिटेन प्रोटोकॉल और ट्रेडिशन, इन दोनों का फर्क है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ढेर सारे ऐसे ट्रेडिशन होते हैं जो कहीं रिटेन नहीं होते हैं, लेकिन उसका पालन होता है। और एलओपी से हर राष्ट्राध्यक्ष को मिलाया जाना चाहिए, ये प्रोटोकॉल होता ही नहीं सर, भोज में हो सकता है, नहीं राष्ट्रपति के यहाँ भोज में, प्रधानमंत्री के यहाँ भोज में होगा, लेकिन ये नियम नहीं। उन्होंने भी परंपरा शब्द इस्तेमाल किया राहुल गांधी, परंपरा ट्रेडिशन है, कोई नियम है, प्रोटोकॉल है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हाँ, डीके शिव कुमार, मैं ये चीज बताना चाह रहा था, सिद्धारमैया जी के 1-2 बयान बड़े वायरल हो गए इस बीच में। पहले तो जब ये जो पहला नाश्ता हुआ सिद्धारमैया जी के घर पर, उसके बाद जब प्रेस के सामने आया तो वहां तो एक रिपोर्टर ने सिद्धारमैया से सीधे पूछ लिया कि डीके शिव कुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे, सिद्धारमैया से पूछ लिया। तो उन्होंने कहा हाई कमांड, जब हाई कमांड बोलेगा अच्छा बन जाएंगे। मैं तो माइक पे भी मार दिया। वो पहले हुआ था। अच्छा, उसके बाद नाश्ते के बाद थोड़े उनके सुर डाउन हो गए थे। फिर एक इनका वीडियो ऐसा वायरल हुआ, वो थोड़ा नेचुरल वीडियो है, मतलब कोई बयान नहीं दे रहे थे, अपने एक विधायक से बात कर रहे थे, और विधायक से बात करते हुए ऑडियो कैमरे में कैप्चर हो गया। उसमें सिद्धारमैया जी कहते हुए उससे, अपने एमएलए से, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, ये राजनीति कोई मेरे पिताजी की विरासत थोड़ी है, जो होगा देखा जाएगा। इससे यह अनुमान लगा कि उनको कुछ संदेश दिया गया है कि आपकी बारी ओवर, अब दूसरे का वक्त आ गया है। क्या ये बात सच है? वैसे तो कई लोगों ने इसको डिक्लेयर ही कर दिया कि शिव कुमार का बनना निश्चित ही है। अब नहीं, निश्चित रूप से शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये कब बनेंगे, अब ये जनवरी में बनते हैं या फरवरी में बनते हैं बजट पेश करने के बाद, लेकिन ये तय है कि अब शिव कुमार बनेंगे। और सिद्धरमैया भी जानते हैं कि अब उनकी राजनीति पारी लगभग खत्म हो गई है, और जो कांग्रेस ने उनको दिया है, वो जनता दल यूनाइटेड से आए थे, जेडीएस से लौट कर आए। आप 12-13 साल विपक्ष के नेता रहते हो, उसके बाद आप मुख्यमंत्री बनते हो, हमेशा आप पद पर रहे, तो मुझे लगता है कांग्रेस से उन्हें बहुत मिला और इस बात को महसूस भी करते हैं। लेकिन आज डीके शिव कुमार आए तो बेसिकली वो संजीव कुमार की एक शादी है, एक पुराने आए से हरियाणा के, उनके बेटे की शादी है, उसके संदर्भ में आए हुए हैं। हाईकमान ने नहीं बुलाया, लेकिन हालांकि 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री से मिलने उनका घर गए थे कावेरी, डीके शिव कुमार, और बढ़िया ब्रेकफास्ट में बातचीत हुई, उसके बाद पत्रकार वार्ता लेते हैं। उसके बाद 2 तारीख को डीके शिव कुमार के घर पर मुख्यमंत्री जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, वहां चिकन विकन होता है, आराम से बातचीत होती है, और इन दोनों बैठक के बाद यह तय है कि फिलहाल ये शांति रहेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि भाई सिद्धारमैया को बहुत आसानी से मतलब लिया नहीं जा सकता, क्योंकि डीके शिव कुमार जानते हैं कि किस्सा सुनाता हूं, 2016 का इनका एक किस्सा है। 2016 में सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को बुलाया दिल्ली जी, और कहा कि 4-5 दिनों में आपको कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना रही हूं। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आप मुझे थोड़ा 1 महीने बाद डिक्लेयर कीजिएगा। तो सोनिया ने पूछा क्यों? बोले 4 दिन बाद मैं अपने परिवार के साथ 1 महीने की छुट्टी पर अमेरिका जा रहा हूं, तो 1 महीने बाद आप डिक्लेयर कीजिएगा। अगर आप 4 दिन बात करेंगे और उसी दिन मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि मैं अध्यक्ष बनाऊं और 1 महीने के लिए बाहर गया हूं। तो सोनिया गांधी ने कहा कि अपना दौरा छोटा करके आइए, 15 दिन में लौट के आइए, आपको अध्यक्ष बनाना है। डीके ने कहा ठीक है। डीके अमेरिका चले जाते हैं, परिवार वहीं रहता है। डीके 15 दिन बाद लौटकर आते हैं तो मालूम पड़ता है कि दिल्ली में बैठक बुलाई है।
दिल्ली में जब बैठक होती है तो सिद्धारमैया के साथ 16 और प्रोमिनेंट जो लीडर है 16-17 उन लोगों को बुलाया जाता है। 16 में से 15 लोग डीके का विरोध कर देते हैं वहां पर बैठक में अंदर, और फिर डीके शिव कुमार बन नहीं पाते। फिर डीके शिव कुमार जब कर्नाटक भवन में जाते हैं तो उनसे पत्रकार पूछते कि आपको तो अध्यक्ष तय था आपका, तो वो कहते कि भाई मैं 15 दिन गया, 15 दिन के अंदर सिद्धारमैया जी की दिल्ली बातचीत हुई, मैं तो शतरंज खेल रहा था, सिद्धारमैया जी ने फुटबॉल खेला, मैं फुटबॉल में हार गया, और फिर वो अध्यक्ष नहीं बन पाए। इस बार पहला फोन इनको आ गया, लेकिन इसलिए पहला उनको आ गया, लेकिन अब ये तय है कि वो बनेंगे, और सिद्धारमैया ने भी सहमति दे दी है कि जब हाईकमान कहेगा मैं छोड़ दूंगा, और ये तय है कि 1-2 महीने के अंदर वो छोड़ देंगे। अब देश के ऑपोजिशन के हमारे नेता कितने गंभीर हैं राजनीति को लेकर। अभी राहुल जी की बात हम झारखंड में और करेंगे। मैं बिहार का एक घटना बता दूं आपको। बिहार में तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता जब घोषित किया जा रहा था, अनाउंस किया जा रहा था विधानसभा में, तो उस वक्त तेजस्वी यादव विधानसभा में ही नहीं थे। विधानसभा छोड़िए, वो पटना में ही नहीं थे, बिहार में ही नहीं थे, वो दिल्ली में बैठे हुए थे। जब उनके कि ये हमारे लीडर ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, अनाउंसमेंट हो रही है विधानसभा में, उस वक्त तेजस्वी यादव वहां नहीं है। उस वक्त उनके लिए दिल्ली में होना जरूरी था। बिल्कुल, पटना में होना चाहिए था, विधानसभा के अंदर होना चाहिए था। मैंने इसका मतलब 2-3 चीजें निकल करके आती है। इसका मतलब है कि या तो वो अपनी हार पर इतना शर्मिंदा है कि वो विधानसभा को फेस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि उनको लग रहा है कि अब हम क्या वहाँ की बिहार की राजनीति में हम उतने सक्षम रह गए हैं या नहीं। लड़ने का मादा जब खत्म हो जाता है तो आप भागते हैं। झारखंड की तस्वीर जब शिक्षक जो है ना वो कॉम्पिटेंट नहीं होता है ना तो क्लास से भागता है। जब नहीं पढ़ाने की क्षमता होती तो क्लास को बड़ा अवॉइड करता है। वैसे ही राजनेता जब उसे लगता है कि वो अब डिलीवर नहीं कर पाएगा, या उसके लिए जैसे एक बंद टनल है जिसमें उसको आगे का रास्ता नहीं दिखता है। आज के दिन में तेजस्वी के सामने तो वही है ना, केंद्र की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। और बिहार की राजनीति में आज से 5 साल तक तो उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं कंप्लीटली। अब तो वो भी नहीं है कि झारखंड में भी तो यही किया इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ, लगभग वही। तेजस्वी ने उनको इग्नोर किया, राहुल गांधी ने इग्नोर किया। लेकिन बिल्कुल सर, दिल्ली क्यों तेजस्वी इतना महत्वपूर्ण दिन पे पटना में रहना चाहिए था, वो दिल्ली में क्यों है सर? ये भी तो प्रश्न उठता है। इसका उत्तर आपके पास है? इसका मतलब सर संपत्ति का बंटवारा चल रहा है, यहाँ कब्जा हो रहा है कि गुड़गांव का फ्लैट किसके पास रहेगा, चित्तरंजन पार्क की कोठी किसके पास रहेगी, यहाँ बैठकर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए वो अपने कई जगहों पे कब्जा कर रहे हैं, इसलिए वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। चलिए एक खबर अब जरा हेमंत सोरेन की तो दे दीजिए। हाँ, हेमंत सोरेन का लगभग तय होगा। देखिए हेमंत सोरेन का भी आप देखिए, जब जिस दिन उनको रांची में भारत का वनडे मैच था तो उनको भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वहां पर ब्रेकफास्ट करना था, लेकिन हेमंत सोरेन वहां नहीं गए, दिल्ली में थे। ब्रेकफास्ट छोड़ा भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उन्होंने, और दिल्ली में बने रहे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो महत्वपूर्ण बैठक थी, जो झारखंड को लेकर सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसकी चीजें बहुत सी बातें हुई। और यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को मनाने के पीछे कल्पना सोरेन की भूमिका है। अच्छा। कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन को तैयार किया इस पूरे मामले के लिए। कल्पना सोरेन की भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से बात हुई है, और उस बात के आधार पर कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन को तैयार किया और दिल्ली उनको लेकर आई है। दिल्ली में बातचीत हुई है, और आने वाले में दिखेगा। और जो योजनाएं चल रही है उसके लिए पैसा भी तो लगेगा हेमंत सोरेन। एक्चुअली यही बात जो आपने कही ना, यही बात ज्यादा कही जा रही है कि उनके ऊपर जो शासन का दबाव है वो तो है ही कि दिल्ली साथ आ जाएगा तो राज्य चलाना आसान हो जाएगा, सीएमओ के लिए पैसा आ जाएगा। उनकी जो कानूनी दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी ठंडी पड़ जाएंगी। दूसरा, कल्पना जी का बताया जाता है कि उन पर मतलब वो उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि एनडीए के साथ जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। और उसमें उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो उनके कोर्ट केसेस हैं कि दोबारा जेल की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो परिवार की सबसे बड़ी चिंता कल्पना जी मंत्री भी तो बनेगी केंद्र में। उसके लिए फिर मैं कह रहा हूं कि ओडिशा मॉडल बहुत अच्छा है, या जगन मोहन का मॉडल अच्छा है। कल मैं जो कह रहा था, मैं अभी भी मुझे लगता है कि मॉडल वही अपनाया जाए। उस मॉडल में क्या होगा? सीधे नहीं आएंगे, साथ में नहीं आएंगे, चलता रहेगा, साथ देते रहे, अहम मौकों पर साथ रहे। मूल जो मुद्दा है जिसके लिए चाहिए उससे वो तो ऐसे ही हो जाएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दे दूं। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। आसिम मुनीर में जो सेना प्रमुख है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ में, इनके बीच में अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, अपने स्पेशल असिस्टेंट की छुट्टी कर दी। वैसे तो छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये आदमी इतना छोटा नहीं था। इसका नाम है बिलाल बिन साकिब, पीएमओ में स्पेशल असिस्टेंट था। इसको प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हटा दिया है। बिलाल पाकिस्तान के पीएमओ में दरअसल आसिम मुनीर का आदमी था, और बिलाल को मुनीर ने ही पीएमओ में अपॉइंट करवाया था। यह बिलाल व्यक्ति जो है, ये क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा प्लेयर है।
बिलाल बिन साकिब की इंपॉर्टेंस ये थी कि इसके अमेरिकी सरकार में भी बहुत गहरे रिश्ते थे। पीएमओ में स्पेशल असिस्टेंट के पद पर जब तैनात था, आपको याद होगा जनरल मुनीर की व्हाइट हाउस गया था, तो उसकी एंट्री कराने का श्रेय इसी आदमी को दिया जाता है। मुनीर के साथ इसकी तस्वीर भी है कि ये रूट जो था ये खोला था इसी बिलाल आदमी ने। और अब बिलाल को ये हटाया जाना ये आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है और शर्मिंदगी भी है कि उसका रखवाया हुआ आदमी, क्या औकात है प्रधानमंत्री की वहां की, उसने हटा दिया। अच्छा, ये क्रिप्टो वाली बात, आपको ये भी मालूम है कि हमारा जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके तुरंत बाद ट्रंप ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ? पहली डील क्या की थी? पहली डील क्रिप्टो करेंसी को लेकर के की थी और पाकिस्तान में एक बड़ा इकोसिस्टम क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बनाने की घोषणा की थी। ट्रंप का बेटा, ट्रंप जूनियर और उसके दोस्त और उसका जो व्यवसाय है वो क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा प्लेयर है। ट्रंप करेंसी चलती है क्रिप्टो की दुनिया में, तो वो सारा काम पाकिस्तान में या एशिया में इस आदमी को दिया गया था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी। अब उस आदमी को शहबाज शरीफ का हटाना ये सीधा सीधा आसिम मुनीर को उनका एक जवाब है कि सब तुम्हारी मनमानी से नहीं होगा। और माना जा रहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ एक बार फिर एक बड़ा खेल कर दिया। पहले तो उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया सीडीएफ का, आज भी इंतजार करता रह गया आसिम मुनीर, लेकिन अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए जो सरकारी आदेश निकलना था वो आदेश अभी भी प्रधानमंत्री दफ्तर से नहीं निकल पाया है। और आर्मी चीफ के तौर पर मुनीर का टर्म 29 नवंबर को खत्म हो चुका है। उसी दिन सीडीएफ पद के लिए नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन 5 दिन हो चुके हैं। ये राज अभी भी बना हुआ है कि वो नोटिफिकेशन आएगा भी या नहीं। और इसके ऊपर बिलाल बिन साकिब के इस्तीफे की टाइमिंग और नोटिफिकेशन का ना आना, दोनों बातें इस बात को कंफर्म करती हैं कि शरीफ भाइयों में और आसिम मुनीर के बीच में तकरार अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया इसको लेकर क्या कह रही है, देखिए। बिलाल बिन साकिब के पास 2 बड़ी अहम सीट्स थी। अभी बिल्कुल एकदम से ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी उन्होंने रिजाइन किया और इनका जो नाम है वो कैबिनेट डिवीजन की जो वेबसाइट है बड़ी खामोशी के साथ इनको वहां से हटाया गया। लेकिन इस हवाले से हुकूमती जो लोग हैं उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज है। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई कि क्या एक तरफ से उन्होंने रिजाइन किया है लेकिन दूसरी पोजीशन पे वो काम को कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे। और इसके साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि अभी रिसेंटली इन्होंने अमेरिका का विजिट भी किया था और क्रिप्टो के हवाले से जो यूएस प्रेसिडेंट है वो भी बड़े कीन रहते हैं, हम उनको अक्सर देखते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो शायद उस हवाले से जिस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जून में उनसे मुलाकात हुई थी उसमें भी, और फिर उसके बाद सितंबर में जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात रही उनके साथ, तो वहां पर भी इस हवाले से कुछ बातें आ रही, कुछ खबरें आती रही। लेकिन अभी खबरें ये हैं कि यहाँ से जो बिलाल बिन साकिब है, मतलब यंग एक शायद अंडर 30 एज के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया है। अब ये सारी डेवलपमेंट जो हैं ये पाकिस्तान की कहानी को और उलझा रही हैं। मुझे अच्छे से याद आ रहा है त्रिपाठी जी, आपको याद होगा ट्रंप का बेटा पाकिस्तान गया था और ये इस आदमी ने एक प्रोग्राम होस्ट किया था। मुझे लग रहा है तस्वीरें भी उसी प्रोग्राम की हैं, जब वो क्रिप्टो को लेकर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और ट्रंप जूनियर सामने बैठा हुआ। देखिए बिटकॉइन को लेकर 2025 वही प्रोग्राम है और इसी आदमी को श्रेय दिया जाता है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस पहुंचाने का। देखिए, कहा ही यही जाता है कि ट्रंप के पाकिस्तान में इंटरेस्ट, वो जो नग वाला टाइप हमारे यहाँ बाबा लोग बेचते हैं वो तो अलग था, मूल रूप से बिटकॉइन था। और बिटकॉइन में ट्रंप के नजदीकियों का, उनके घर परिवार के लोगों का कंपनी से, और यहाँ जो इस आदमी को बताया जा रहा है और सेना से जुड़े हुए लोग, इनकी कंपनियों के बीच में वो तालमेल था। और बिटकॉइन को जो अमेरिकी ट्रंप के नजदीकियों कंपनी थी उसको यहां पर कारोबार करने के लिए और उसमें पैसे लगाने के लिए मूल डील थी। अब अगर उसको हटाने की नौबत आ जाए बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्या जो सीडीएफ बनते बनते कई बार होता है ना, मतलब वो अपने यहाँ तो हर चीज के लिए एक मुहावरा चलता है, वैसे पाकिस्तानी इस मामले में हमसे बहुत उस्ताद लोग हैं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो कहीं उस तरफ तो मामला नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा माहौल बदला है। और अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल कोई डील हो जाए, पॉलिटिकल कोई पीस डील हो जाए, तो क्या आसिम मुनीर इतना ताकतवर रह जाएगा? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब आप कोई एक व्यक्ति होता है उसको लगता है ठीक है तू दूसरा हमसे बड़ा डिक्टेटर हो जाएगा, तो फिर थोड़ा लोअर वालों से डील कर लेता है। तो पाकिस्तान में मुझे पॉलिटिकल पीस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर खान के दिन बहुत ज्यादा दिन वहां नहीं रह गए। ऐसा लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लग रहा है जब से
पिछले कुछ समय से जो स्थितियां बन भाई पिछला एक हफ्ता तो आसिम मुनीर के लिए बड़ा खौफनाक रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इमरान खान को जेल में दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए पूरा एजिटेशन हुआ, रोज बम फट रहे हैं वहां पर, डेली सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, कल भी हुई है, परसों भी हुई थी, और इस बीच में अब ये खबर आना और उसका खुद का नोटिफिकेशन न निकलना और दुनिया भर में जगहसाई होना कि ये सरकार जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की, ये खुलकर उसको आंखें दिखा रहे हैं और उसका सरकारी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। अब इमरान खान के बारे में भी हमने आपको बताया था, बहन बाहर निकली तो छोटी सी बात कही कि इमरान बड़े परेशान हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। अब इसके बाद उनके एक्स अकाउंट से एक लंबी चौड़ी पोस्ट कल की गई है। लेकिन उसमें एक चीज बस, उन्होंने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेके आसिम मुनीर कहा। मतलब हाँ, इमरान खान में ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हमें भी लग रहा था कि ये मिले हैं अंदर जाकर के और इतनी जद्दोजहद के बाद मिले हैं और बाहर आके सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वो ठीक हैं और फिजिकली ठीक हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा परेशान कर रहा है मुनीर, बस इतना ही। तो उसकी बातचीत का एक विस्तार जो है वो बताया गया है एक्स पोस्ट पर। इमरान खान के नाम से एक्स पर पोस्ट हुई है। जाहिर है इमरान खान तो फोन चलाते नहीं है, तो उनके परिवार ने ही ये पोस्ट किया होगा कि ये बातें इमरान खान ने कही हैं। अब इसमें उन्होंने खुलकर आसिम मुनीर का नाम लिया और आसिम मुनीर का ही नाम लिया। सही कह रहे हैं, उसमें कहीं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आदमी ये अपने देश को बर्बाद कर देगा, ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, ये बहुत ज्यादा खुदगर्ज इंसान है, सेल्फिश आदमी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में नहीं सोच रहा है। अब उनके पोस्ट में और देखें क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि मुनीर पाकिस्तान के लिए विनाशकारी है, इसकी नीतियां, इसकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खराब किए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग हो गई, ये भी जो है आसिम मुनीर की ही देन है। और मुनीर वो व्यक्ति है जिसने मुझे और बुशरा बीवी को, उनकी पत्नी को, इसने हमको जाली केसेस में फंसाया। ये वो आदमी है जो पहले अफगानिस्तान को धमकी देता था, फिर इसने अफगानियों को देश से बाहर निकाला और अब उनके ऊपर गोलियां चला रहा है और बदले में वहां से फिर वो लोग हमारे देश में आकर के कार्रवाई कर रहे हैं। तो इमरान खान उस सब के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार करा रहा। अब इससे साफ है कि इमरान खान का कहीं से कोई सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज करने का मूड नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि आसिम मुनीर वेस्टर्न पावर्स का चहेता बनना चाहता है। ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इनकी ख्वाहिश ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है मैं उसका लाडला बना रहा हूं, मैं अमेरिका का लाडला बना रहा हूं। अब इसके लिए मैं अपने देश के अंदर रोज बम फटने दूं, इसके लिए मैं अफगानिस्तान के साथ जंग करूं, मैं हिंदुस्तान के साथ जंग के हालात बना के रखूं। वो चाहता है कि ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं दुनिया के सामने एक मुजाहिद की तरह चमकता रहूं। मुजाहिद मतलब जो कोई आदमी धार्मिक युद्ध लड़ रहा है। मुनीर चाहता है कि मुजाहिद की मुझे मुनीर ही चाहता है। वो इमरान खान ये कह रहे हैं, वो मतलब एक जैसे आपने कहा कभी गाजी कहते हैं, हाँ, कभी कुछ, कभी धर्म युद्ध लड़ रहा हूं मैं, ऐसी अपनी एक छवि बना करके रखना चाहता है, लेकिन कर रहा है ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। तो रीडिंग तो इमरान खान की बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान के जेल से पोस्ट लिखवा देने से होता क्या है? यहां से दो ही रास्ता बचता है, या तो नवाज शरीफ और उनके नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री ने है, या तो शहबाज शरीफ रहेंगे प्रधानमंत्री, या मुनीर अपने पद पर नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं ये बात जरूर अंदर तक चली है। हो सकता है कि आर्मी के अंदर या आर्म फोर्सेस के चीफ भी बहाल कर दें, नोटिफाई कर दें। क्या इस प्रकार की संभावनाएं हम पाकिस्तान की राजनीति में आने वाले दिनों में देख सकते हैं? और मुनीर को नहीं वहां पर जो सीडीएफ है वो पोस्ट नहीं दिया जाए, अपॉइंट न किया जाए। ये हो सकता है कि पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी दोनों के अंदर ये क्या बात हुई हो, क्या कहीं किसी चैनल पर यह बात हुई हो जिसमें ये तय किया गया हो कि ये दोनों के लिए खतरनाक है। हमारे लिए भी जितना खतरनाक है तुम्हारे लिए तो खतरनाक है ही, लेकिन मेरे लिए भी ये कम खतरनाक है। और देखिए, राजनीति में आप पॉलिटिकल पार्टियां आपस में तो डील कर सकती हैं, आप तानाशाह से कैसे डील करेंगे? कल जाकर के यदि मुनीर यदि वाकई सीडीएफ बन जाता है तो फिर शहबाज के लिए बचा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं बचा हुआ सर, है। आपने जो बात की बिल्कुल सही बात की। पाकिस्तान की मीडिया भी इसी बात को कह रही है कि जो नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा, दो बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि टेन्योर को लेकर कि 5 साल नहीं, यहां से आपके 2 साल बचते हैं। 5 साल का टेन्योर आपको ओरिजिनल था, 3 साल हो गए, तो आपको 2 साल के लिए अब सत्ता में रहना है आसिम मुनीर को, ये वो कह रहे हैं। और आसिम मुनीर चाहते हैं पूरे 5 साल। और दूसरा जो बात आपने कही कि ये आर्मी चीफ और सीडीएफ, इन दोनों पोस्ट को कंकरेंट बनाया है इन्होंने संविधान संशोधन करके। मतलब आर्मी चीफ ही सीडीएफ होगा, ये प्रावधान है। वो उसको बदलना चाहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कि ये दोनों जो हैं पैरेलल नहीं चलेंगे।
सीडीएफ कोई भी बन सकता है, वो एयरफोर्स का भी हो और नेवी का भी हो। उसमें दो बात, उसमें ये चल रहा है कि अभी आप 2 साल के लिए चाहें तो आप बनिए, लेकिन इसके बाद की अपॉइंटमेंट सीडीएफ पर सरकार करेगी, और वो जरूरी नहीं कि आर्मी से होगा। तो क्योंकि इससे उनके आर्म फोर्सेस के अंदर ही एक ढंग का तकरार खड़ा हो गया है। एयरफोर्स नहीं चाहती है, नेवी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का कोई व्यवस्था बने। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आर्म फोर्सेस के अंदर से जो असंतोष पनपा है, उसको भी ध्यान में रख करके इनको लगा कि शायद आर्म फोर्सेस की हमें कहीं ना कहीं से बैकिंग आएगी, इसलिए इन्होंने इतना कुछ तो है सर। इनके शरीफ भाइयों के पीछे भी कोई खड़ा है, हो सकता है सेना के लोग खड़े हों और बाकी लोग, और असंतोष तो वहां जबरदस्त है। लेकिन पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो जाए, जहां आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ताकतवर बनाने के लिए संविधान में संशोधन हो जाए, तो वहां कुछ भी हो सकता है। और भीख के लिए भी पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ताजा उदाहरण, आईएमएफ की फंडिंग लेने के लालच में पाकिस्तान एयरलाइंस बिक रही है। हमारे यहां एयर इंडिया थी, जैसे राष्ट्रीय एयरलाइंस थी, हमने भी उसको बेचा। पाकिस्तान एयरलाइंस उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस है, सरकार के अंडर है अभी, इसको भी वो बेच रहे हैं, इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लंबे वक्त तक चला, अभी भी होता है, वो लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमने तो अपने आप किया, ये आईएमएफ के दबाव में कर रहे हैं। आईएमएफ ने जो इनको $7 बिलियन का लोन दिया है, उस लोन में अगली किश्त लेने के लिए यह शर्त रख दी आईएमएफ ने कि आप पहले डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा कीजिए, और उस टारगेट में एक पाकिस्तान एयरलाइंस को बेचना भी है, और इसको पूरी तरह बेचना है। मतलब इसकी कंट्रोलिंग जो वो है इक्विटी, वो पाकिस्तान सरकार अपने पास नहीं रख सकती। 51% से ज्यादा उसको डाइवेस्ट करना ही करना है, ये शर्त है आईएमएफ की। चले साहब, ठीक बात है। अब इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, इसमें 4 बिडर आए, 4 लोगों ने पाकिस्तान एयरलाइंस खरीदने के लिए टेंडर दिया, भरा, और उसमें से एक कौन सी कंपनी है? उस कंपनी का नाम है फौजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर किसकी है? फौजी फाउंडेशन की। फौजी फाउंडेशन किसका है? पाकिस्तान की आर्मी का। तो पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सरकार की राष्ट्रीय एयरलाइंस को खरीदना चाहती है। अजीबोगरीब सी हालात है। मुनीर अब देश की एयरलाइन भी चलाना चाहते हैं। वैसे ये आटे की फैक्ट्री भी डाली हुई है इन्होंने, आटे की मिल चलाते हैं, ये टेक्सटाइल मिल भी चलाते हैं। इनके पास हजारों एकड़ की जमीन भी है, ये खेती भी करती है पाकिस्तान की फौज। आम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ये सारे धंधे करती है पाकिस्तान, और अब ये एयरलाइन भी चलाने में इंटरेस्टेड है। अजीब बात है। शर्त ये थी आईएमएफ की कि 51% से 100% तक की हिस्सेदारी का विनिवेश करना होगा। 4 कंपनियां जो प्री क्वालिफाई हुई हैं, जिसमें एक फौजी फर्टिलाइजर है, ये वो कंपनी है जिसके क्वार्टर मास्टर जनरल की नियुक्ति मुनीर करता है। मतलब उसके बोर्ड में जो लोग बैठते हैं फौजी फाउंडेशन के, उसकी नियुक्ति आसिम मुनीर आर्मी चीफ करता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल है इस पर आर्मी चीफ का, और अब उसने बिड भी कर दिया है इसके लिए। बिल्कुल, ये बता रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। बस 7 बिलियन का जो लोन आईएमएफ का लोन है, उसके लिए इनको आपको बेचना पड़ेगा। 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की इन्होंने इसको ऑक्शन के लिए। लेकिन ये बता रहा है कि पाकिस्तान किस गर्त में चला गया, और पाकिस्तान के पास आपको दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। लोगों से भीख मांग मांग कर अभी तक काम चलाते रहे, कोई लोन के किस्से चुकाते रहे। अब दुनिया के दूसरे देशों ने लोन देने से भी मना कर दिया, और जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यह कहे कि आप हमको लोन मत दीजिए, हमको दान दीजिए, आप दे के हमको भूल जाइए, तो फिर कौन आपको दान देगा? तो जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री स्टेज पर चला जाए कि भाई आप दान दे के भूल जाओ, तो किसी से उनको पैसा मिल नहीं रहा, तो अब वो अपने एयरलाइंस को बेचने निकल रहे हैं। और इसके अलावा तो ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन में जो पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज है, प्राइम प्रॉपर्टीज है, सेकंड फेज में उसको भी बेचा जाएगा। कोई लंदन में, अमेरिका में और बाकी विदेशों में जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज है सरकार की, उसका भी ऑक्शन पाकिस्तान की सरकार इस एयरलाइंस के बाद करने वाली है। वो फरवरी 2026 के अंदर करेगी। अभी एयरलाइंस को बेच रही है। तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर बेचने का, खरीदने का खेल शुरू हो गया है। सर, वैसे तो अगर ये आईएमएफ $7 बिलियन दे रहा है ना, वो उससे ज्यादा तो इनको, उससे बहुत ज्यादा ये अपने जनरलों की संपत्तियां उनकी जांच करा लें, और ये शरीफ खानदान की और भुट्टो खानदान की संपत्तियों की जांच करा लें, उससे ज्यादा ही निकलेगा। वो ठीक है, लेकिन अब इतना टुकड़ों में बेचने से बेहतर है कि शरीफ बंधु कह दे कि भाई पाकिस्तान को हम एक बार में बेच देते हैं, एक बार पाकिस्तान की बोली लगा दे। बिल्कुल, प्लॉट निकाल दो इसमें। और ये एयरलाइन के बारे में आपको बता दूं, इस एयरलाइन को यूरोपियन यूनियन, यूके, अमेरिका तीनों एक वक्त पर बैन कर चुके हैं कि हमारे देश में पाकिस्तान एयरलाइंस का जहाज नहीं आएगा। पिछले साल पाकिस्तान एयरलाइंस के पास केवल 16 जहाज बचे थे, और 2020 में एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था जब यह पता लगा कि पाकिस्तान एयरलाइंस के 30% पायलटों के लाइसेंस फर्जी थे। उसके बाद इन देशों ने बैन लगाया था।
तो फर्जी लाइसेंस पर तो पायलट जहाज उड़ा रहा था वहां पे। सर ऐसा है, कितने में बिकेगी देखते हैं ये जब आईएमएफ कोई भी किसी भी देश को लोन देती है तो उसके साथ शर्त होती है, पूरा पैकेज होता है कि आपको रिफॉर्म में क्या क्या करना है। हमारे देश ने भी लिया था, हमको भी शर्तें थे, लेकिन हम एक सक्षम देश थे, हमने उसका सामना किया और किए। अब उसमें क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, पूरा पैकेजिंग है कि आप मार्केट को कहाँ ओपन करेंगे, लैंड रिफॉर्म कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर को कैसे करेंगे, तो उस शर्त पर लोन होती है। आपको ट्रंप साहब ने दिलवा दे, लेकिन ट्रंप ने उसके लिए आईएमएफ के नियम नहीं बदलवाए थे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ऐसा देश है जहां सत्ता के अंदर क्या चल रहा है, खासकर सेना के अंदर क्या है, सत्ता और सेना के संबंध क्या है, और जो विपक्ष में इमरान खान जैसा व्यक्ति हो जिसने आ करके पाकिस्तान की पूरी चूल हिला दी, सेना से लेके पूरे वहां व्यवस्था की चूल हिला दी हो, उसके साथ कैसे संबंध रहेंगे हम यहां से तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतना साफ दिख रहा है कि एक पावर स्ट्रगल सेना के अंदर था, जिस सेना के अंदर के बड़े जनरलों ने, कुछ रिटायर्ड जनरलों ने जिनके साथ संबंध हो रहे होंगे, वो आसिम मुनीर को इतना शक्तिशाली नहीं देखना चाहते हैं। और इधर भी समस्या इनकी थी कि हमको इमरान खान से भी मुक्ति नहीं मिल रही और हम इसको भी अपने सिर पर चढ़ा लें। तो अब लगता है कि शहबाज शरीफ को कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया है, तब उसने इतना बड़ा स्टैंड लिया। पाकिस्तान मेरे ख्याल से दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां 3 दिनों से कोई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं है, कोई आर्मी चीफ वहां नहीं है। अब इस समय कौन, जबकि आर्मी को इतने पावर है वहां, आप सोचिए ना, व्यापार से लेकर सब कुछ करना है, कैसे देश चल रहा होगा। लेकिन जहां तक इमरान खान का सवाल है, देखिए इमरान खान को लेकर के वहां के सारे पॉलिटिकल पार्टियों में रिजर्वेशन है कि ये आदमी आतंकवादियों की बदौलत, सेना की बदौलत आया और ये भैंस तक बिकवा रहा था, सारी गाड़ी बिकवा रहा था। हाँ। हम हेलीकॉप्टर पर नहीं चलेंगे और सब नंगा किया, नवाज शरीफ के इतने भैंस हैं, उस घर में हम नहीं जाएंगे, ये सब किया है। इसको तो शहबाज शरीफ परिवार कभी देखना नहीं चाहेगा, नहीं ये देखना चाहेगा। सेकेंड, जो अफगानिस्तान से संबंध खराब हुआ इमरान खान के समय हुआ, प्राइम मिनिस्टर वही थे ना जब वहां से वापसी गई थी, और उसके बाद इनको धक्का लगा था। पहले मान रहे थे कि भारत खत्म हो गया, अब फिर से जो तालिबानों के कारण हम पाकिस्तान का उपनिवेश था रहेगा, वो उनके सामने ही खत्म हुआ है। इकोनॉमी उनके सामने पूरा खराब हुई है। तो इमरान खान को इसके लिए नहीं कह सकते कि इमरान खान दोषी नहीं है। और एक लाइन, कट्टरपंथ के मामला में इमरान खान ने तो सारे ने को पीछे छोड़ा, वो तो भाषण में जाके वो बात तो सही है उनकी, गजवाए हिंद की बात करते थे। वो तो जब ट्रंप से पहली बार मिलने गए तो हाथ में माला लेकर माला फेर रहे थे, मन के फेर रहे थे, वो तो कौन सी दुआएं पढ़ रहे थे। लेकिन इमरान खान को कम से कम अफगानिस्तान से डील करना आता था। उसके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन क्या है कि ये जो टीटीपी वाले हैं, तालिबान वाले हैं, वो उनकी हिमायत करता था। इमरान खान ये कहता था कि इनसे तुम लड़के नहीं जीत सकते, इनको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद भी पश्तून कम्युनिटी से आते हैं। अब अफगानिस्तान के साथ क्या हालात बना लिए आसिम मुनीर ने। अफगानिस्तान के साथ इनकी कई दिनों की जंग हो चुकी है, वहां में लाखों अफगानियों को ये जबरदस्ती अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान रोज वहां पर कहीं ना कहीं एक बम विस्फोट करता है, सुसाइड बॉम्बिंग करता है। इस बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अफगानिस्तान की विदेश मंत्री का है, आमिर खान मुत्तकी, जो भारत भी आए थे कुछ हफ्तों पहले। इन्होंने कहा, इनसे सवाल हुआ कि साहब पाकिस्तान बड़ा एतराज करता है, आप इंडिया के क्लोज होते जा रहे हैं अफगानिस्तान, तो इन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है भारत में, तो हम क्यों नहीं संबंध बनाए, हम क्यों बंधवा रहे हैं पाकिस्तान के। अगर मैं इंडिया गया तो इसके बाद पाकिस्तान ने हम पर हमले शुरू कर दिए, हमारे संबंध इस वजह अफगानिस्तान को के ऊपर हमला वो इसलिए करता है कि हम भारत से रिश्ते रख रहे हैं, तो पहले तो रिश्ते पाकिस्तान खत्म करे, अपनी एम्बेसी बंद कर दे। फिर पहले कहते थे कि ये टीटीपी वाले अफगानिस्तान तालिबान चला रहे हैं, अफगानिस्तान चला रहा है इनको, ये बीएलए वाले बलोच लोगों को जो है वो उनको आगे बढ़ाता है अफगानिस्तान, अब इंडिया इंडिया करने लग गए हैं। सुनिए उनकी बात। بیا چې لږ سره لږ خبرو کې مخ ته سره ولاړ شو، بیا وایي دلته د هندوستان لاس ته، له هندوستان سره د موږ اړیکې سیاسي اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، د موږ سیاست آزاد ده، خپلواک ده، حق لرو چې هر چا سره اړیکې ولرو. ته هم په ډیلي کې سفارت لرې، ته هم راشه درشه ورسره لرې، ته هم تجارت ورسره لرې، نو چې زه لرم بیا ولې؟ ته خو د موږ خپل حق ده او د موږ سیاسي اړیکې کله هندوستان سره دي کله بل هیواد سره دي، دا د هیچا په ضد نه دي، دا د هیچا په ضرر نه دي. अब तालिबान जो भी अपने देश में करता हो हम उससे कभी सहमत नहीं हो सकते। अभी खबर में यह था कि कल ही इन्होंने 13 साल के एक बच्चे से, एक स्टेडियम भरे स्टेडियम में 80,000 लोग बैठे थे, उसके परिवार की हत्या करने वाले दोषी को गोली मरवाई है। 13 साल के बच्चे से। तालिबान से हमारा कोई मेल नहीं है,
लेकिन हमारे लिए बड़े लंबे अरसे में ये एक हमारे लिए अच्छा हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी दूसरी सीमा पर एंगेज हो रहा है। अफगानी पाकिस्तानियों पाकिस्तान से नफरत करते थे और तालिबान उस नफरत में आप और आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये तो सीधे जंगी जुनून वाले लोग हैं। देखिए, तालिबान, जब अभी बात चली कि भाई तालिबान कैसे लोग हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बामियान की मूर्ति को इन्होंने ही तोप से उड़ाया था। आज उनकी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। दोनों के लिए पाकिस्तान एक साझा दुश्मन के तौर पर है। चूंकि वो पाकिस्तान चूंकि उनको कंट्रोल में रखना चाहता था, वो कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान के अंदर 50 लाख जो है वो अफगानी रहते हैं। तहरीके तालिबान वहीं फल फूल रहा है। वो कहते हैं कि हमको पाकिस्तान को जो है वो पूरी तरह के इस्लामिक बना देना है, और वहाँ पर इस्लामिक रियासत आज के दिन में नहीं है। यानी कि इससे भी ज़्यादा एक कट्टर जिसे हम कहते हैं इस्लामिक समाज जो है वो पाकिस्तान में वो चाहता है, जिसके कारण इन दोनों के कारण अपने इंटरेस्ट को लेकर के झगड़े चलते रहते हैं। भारत का अपना हित है, भारत के साथ संबंध जो है, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बेहतर संबंध हो, ताकि पाकिस्तान उससे उलझा रहे, बिल्कुल, और हमारा हित सद रहे। इसके अतिरिक्त भारत का अफगानिस्तान, लेकिन इसमें अच्छी बात यह कि तालिबान उसमें हमारा पूरा साथ दे रहा है। नहीं, तालिबान ने तो मजेदार बात है, बामियान की मूर्ति को उड़ाया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप आकर के हमारे यहाँ गुरुद्वारा बनाइए, आप हमारे यहाँ आकर के मंदिर बनाइए, हम उसकी सहायता करेंगे, ठीक है, हम उनको सुरक्षित रखेंगे। ये बहुत जरूरी था पाकिस्तान का दूसरी तरफ उलझना, और वो तालिबान पूरा काम कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ घंटों के बाद दिल्ली में उतर जाएंगे, दिल्ली लैंड करेंगे और उनका ये 2 दिवसीय दौरा शुरू हो जाएगा, और पूरी दुनिया देख रही है इस दौरे को बड़े गौर से। 4 साल के बाद वो भारत दौरे पर आ रहे हैं, ज्यादा विदेश जाते नहीं है, इसलिए विजिट बहुत खास है। प्रधानमंत्री मोदी आज उनके लिए एक प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे 7 LKM पर, अपने आवास पर, और कल फिर दोनों देशों के नेताओं के बीच में बायलैटरल बातचीत होगी। पुतिन एक बहुत बड़ा दलबल लेकर के आ रहे हैं, बल्कि अभी तक की जितने भी उनकी विजिट्स हैं उसमें सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर के इस बार पुतिन आ रहे हैं। उनकी कैबिनेट के सबसे ज़्यादा लोग इस बार होंगे। 70-80 बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस डेलीगेशन का हिस्सा होने जा रहे हैं। उनके सबसे बड़े बैंक के अधिकारी आ रहे हैं, और उनकी बड़ी तेल कंपनियां जिन पर प्रतिबंध लगाया हुआ अमेरिका ने, उनके प्रतिनिधि भी आ रहे हैं। तो वो यहां आएंगे, इसको अमेरिका भी देख रहा है, यूरोप भी देख रहा है, यूक्रेन भी देख रहा है और पाकिस्तान भी देख रहा है। भारत और रूस के बीच जो बड़ी डील्स हो सकती हैं उसमें रक्षा सौदा एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए जो कि खरीदने वाला है पाकिस्तान चीन से। उसमें Su-57 रूस का जो जेट है उसकी डील हो सकती है या उस पर बात आगे बढ़ सकती है, इसकी चर्चा है। दूसरा, हमें जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया S-400, और उससे उसकी सेल्स ऑर्डर बहुत बढ़ गए हैं रूस की इस कंपनी के, तो वो हमें उसकी और बैटरीज चाहिए, उसकी और यूनिट चाहिए, और इसका जो उन्नत वर्जन है S-500 उसमें भी भारत ने इंटरेस्ट शो किया है। तो ये रूस चाहता ही है कि भारत उससे और ज्यादा रक्षा सहयोग बढ़ाए, रक्षा खरीद बढ़ाए। अच्छा, माना जा रहा है कि पुतिन के इस दौरे के बाद रूस भारत के लिए निर्यात का सबसे बड़ा बाजार भी बन सकता है। अभी आप देखिए, अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा रखा है, इसके बावजूद हमारी GDP अभी 8.2% पर ग्रो करी है। तो भारत को एक्सपोर्ट का जो भी नुकसान हो रहा है, हमने उसके लिए नई मार्केट्स तलाशने में कामयाबी हासिल की है। रूस के साथ दिक्कत यह है, जो अमेरिका हमसे कहता है कि व्यापार घाटे में अमेरिका है, रूस के साथ व्यापार घाटे में हम हैं। हम उसको सिर्फ $5 अरब का निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और बदले में उससे $65 अरब का आयात करते हैं। 5 बिलियन उसको देते हैं, 65 मिलियन का उससे सामान खरीदते हैं। खास तौर पर हमारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत चाहता है कि अब रूस अपना बाजार हमारे लिए खोल दे। तो हमारी ये जो बड़ी इंडस्ट्री का वहां पर जाना जो है ये मुमकिन हो पाएगा, और इस बात के लिए भरोसा दिलाया है रूस ने कि वो अपना बाजार भारत के लिए खोलने के लिए तैयार है। उनके तो पुतिन के खास व्यक्ति ने तो ये कहा था कि हम चीन की तर्ज पर आपके साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई अंत ही नहीं है पार्टनरशिप का। ऐसी संभावनाएं हम देखते हैं भारत के साथ। और प्रधानमंत्री जिन दिनों मिल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बहुत तेजी से बातें हो रही हैं, यूक्रेन के ऊपर बहुत दबाव है कि वो मान जाए। पुतिन ने अभी कोई कैटेगोरिकली ये नहीं कहा है कि मैं शर्तों पर सहमत हो गया हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, यूरोप नहीं चाहता। मतलब अमेरिका और रूस एक हो गए हैं।
अब जब अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रह गई है रूस से और पुतिन से खासकर, तो भारत अगर पुतिन से मिलेगा तो उसमें भी उसको कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो अभी बड़ी फेवरेबल कंडीशंस लग रही हैं इस सारे दौरे की और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात की। तो देखें इस विजिट से क्या हासिल होता है दोनों देशों को। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि सबसे क्रूशियल टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट विजिट है। भारत को जिस तरह की चुनौतियां हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिक चुनौतियां कहें, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस कहें, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर है वो कैसे स्थापित हुई। रशिया, चाइना और अमेरिका ये अलग अलग ध्रुव हैं। उसमें रशिया चाइना एक दूसरे के साथ मजबूरी के दोस्त हैं। भारत के लोग भूल जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाना है कि रशिया चाइना इसलिए दोस्त हैं क्योंकि दोनों को और कोई नहीं पूछता है। दोनों को ट्रेन से आने वाला, अपने तरह हेयर कट रखने वाला वो किम जोंग उन और कोई नहीं मिलता है, तो इसलिए वो दोस्त हैं। लेकिन भारत के साथ दोस्ती के फायदे अलग हैं और रशिया को ये बहुत अच्छे से पता है। तो हम ऑल वेदर फ्रेंड हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। दूसरा, अमेरिका जिस स्थिति में जा रहा है, यानी अमेरिका को चाइना धीरे धीरे उसका जो गैप है वो कम करेगा, तो रशिया के लिए बहुत फेवरेबल नहीं होगा कि चाइना अमेरिका हो जाए। इसको आप समझिए, क्योंकि वहां तो दूरी और कम हो जाएगी ना। भारत के लिए जो सबसे अच्छी चीज है, तीन मोटे मोटे पॉइंट हैं। एक तो ये कि भारत और रशिया के बीच में हर तरह की डील इनकी अपनी करेंसी में हो, जो इन्होंने बहुत हद तक करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये करेंसी में डील होगी कैसे? जब सैंक्शन लगा देंगे ट्रंप जो है कंपनियों पर। तो दूसरा रास्ता है कि उनकी कंपनियां हमारे यहां आकर इन्वेस्टमेंट, हमारी कंपनियां उनके यहां करें। उस दूसरे वाले में एक चीज है जिसपे सरकार थोड़ा रुक रुक कर काम करे, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी कंपनी वहां जाकर कारोबार करे, उससे बेहतर है कि हम यहीं बनाकर एक्सपोर्ट करें। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन वो क्या है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज की स्थिति में अगर भारत की कंपनियों को रशिया में जाकर हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चाइना के बाजार की आप बात करते हो कि रशियन मार्केट में घुस गया है, वहां पर आपको एक तरह से कहें कि थोड़ी गुंजाइश मिलेगी, और तब जब करेंसी में ट्रेड करेंगे तो वो काम हो पाएगा। तीसरा उसके बाद का काम है जिसमें हम बार बार ये कहते हैं कि भारत और रशिया मिलकर जो वर्ल्ड फोरम्स हैं, यूनाइटेड नेशंस है या ऐसे WTO है, उन सब पर भारत और रशिया मिलकर बड़े चैलेंज की तरह अमेरिका के सामने उभर सकता है। और चीन के साथ क्या है कि चीन को भी चूंकि एकदम से वो ना विरोध कर सकता है, ना इस तरह की कोई स्थिति बन सकती है। ये 3 पॉइंट है। अब उससे जुड़े जुड़े आप कह सकते हैं एनर्जी है, डिफेंस है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन पॉइंट ये तीनों मूल रूप से है। अच्छा, हमारे उनके रिश्ते देखिए, कितना दबाव था भारत के ऊपर, तेल खरीदना बंद कर दो, बंद कर। जब तक बिल्कुल नहीं आ गई वैसी परिस्थिति कि तुमने कंपनी ही बैन कर दी, वो प्रतिबंध लगा दिया, भारत ने तेल खरीदना कम नहीं किया। तो हम बुरे वक्त में पुतिन के साथ खड़े रहे, और वो रूस भी ऐसा मित्र देश है, वो हमारे हमेशा हमारी जरूरतों में उसने साथ दिया। और देखिए, नो लिमिट्स वाला वैसे भले न करें, लेकिन ये तो हो जाना चाहिए ना कि इंडियन उतरे वहां और वीजा ना जरूरत पड़े। चीन के साथ कर दिया है, तो चीन के साथ किया। जैसे ही ये होगा, आप जरा सोचिए, दोनों देशों की आबादी और रशिया के लोग दुनिया के और हिस्से की बजाय भारत आना ज्यादा पसंद करेंगे। आप टूरिज्म का सोचिए, कितना जबरदस्त एकदम एक्सपेंशन होगा। और अगर उसमें रशियन करेंसी और इंडियन करेंसी में होगा तो उसका कमाल क्या ये होगा? तो आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला। रूसी सरकार और रूसी स्टेट बैंक ये अपने यहां व्यवसायियों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप भारत के साथ व्यापार भारत की करेंसी में कीजिए, रुपए में व्यापार कीजिए। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। तो व्यापार बढ़ेगा तो हमारा उसमें डॉलर खर्च नहीं होगा। दूसरा सर, एक दो इंटरेस्टिंग बातें इस दौरे की बता दूं, क्योंकि पुतिन और ट्रंप, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया का राष्ट्रपति, इनका जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है वो दुनिया में सबसे जटिल होता है और दोनों का लगभग बराबर है। इनका अपने खास जहाज से चलते हैं, उस जहाज में खासियत होती है, एक खास गाड़ी से चलते हैं, वो गाड़ी हर जगह जाती है, कहा जाता है ये खाना तक अपना लेकर के आते हैं, सब कुछ। इतनी मतलब माथा पच्ची किसी और विजिट में नहीं करनी पड़ती है। अब इनका जो खाना ही नहीं, टॉयलेट भी अपना बता रहा हूं सर, जैसा आप कहते हैं दूसरा हाथ रखने दीजिए। तो इनका जो हवाई बेड़ा है वो बड़ा सुर्खियों में। रूसी राष्ट्रपति का जो हवाई बेड़ा होता है, ये स्पेशल एयर डिटैचमेंट द्वारा संचालित किया जाता है, जो राष्ट्रपति कार्यालय के अधीन है। पुतिन जिस हवाई जहाज से चलते हैं, जिसमें हिंदुस्तान में लैंड होंगे, उसे फ्लाइंग क्रेमलिन कहा जाता है। मतलब ये जो काम ये अपने दफ्तर में कर सकते हैं, सब वहां से कर सकते हैं जहाज से। उड़ता हुआ किला भी इसको कई लोग कहते हैं। अच्छा, ये केवल राष्ट्रपति पुतिन और वहां के चुनिंदा अफसरों को लाने ले जाने का ये काम करता है। दुनिया भर में क्रेमलिन की शक्ति का एक प्रतीक है ये हवाई जहाज इनका। ये विमान अंदर से कोई महल जैसा लगता है,
इसमें एक बिल्कुल जैसे एक ऑफिस होता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, राष्ट्रपति कार्यालय, वैसा इसको अंदर से बनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति की ज़रूरतों का सारा सामान होगा, बहुत ग्रैंड होता है, अंदर से बड़ा भव्य बताया जाता है। और जैसा एक सुसज्जित कार्यालय किसी राष्ट्रपति का हो सकता है, वैसा इसके अंदर से वो अपना सारा कामकाज कर सकते हैं। फिर आप गाड़ी भी खड़ी हुई देख रहे हैं इनकी, अगले पे आ जाइए। जो गाड़ी है वो भी बड़ी खास है। ये गाड़ी रूस में ही बनती है और इस गाड़ी के लिए भी कहा जाता है ये कोई बॉम्ब अटैक, कोई स्नाइपर अटैक, किसी भी किस्म का कोई भी हमला, कोई मिसाइल भी अगर कर दे तो वो भी अटैक कर दे, कहा जाए ऐसा जाता है, रॉकेट वगैरह, ये सब कुछ झेल सकती है। और ये जहाज़ जो है ये भी हर प्रकार की एरियल थ्रेट से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम है। वैसे जो हमारा प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति को ले जाने का नया हवाई जहाज़ जो बनाया गया है, उसमें भी बहुत खास किस्म की चीज़ें जो हैं, एडवांस सिस्टम्स जो हैं वो उसके अंदर लगाई गई हैं। लेकिन इसमें तो बताया जाता है न्यूक्लियर कमांड तक जो है वो मौजूद है। कॉकपिट में आधुनिक ग्लास एवियोनिक्स हैं, मल्टी फंक्शन डिस्प्ले है, फ्लाई बाय वायर नियंत्रण सिस्टम लगाए गए हैं। तो ये राष्ट्रपति पुतिन की जो सिक्योरिटी डिटेलिंग है, ये बहुत ज़्यादा खास जो है वो उनका जहाज़, उनकी गाड़ी, 4 दर्जन लोग इनके खुद के सुरक्षाकर्मी ऑलरेडी दिल्ली में हैं। ये किस कार्यक्रम में कहां से कहां जाएंगे, सारी सड़कें जो हैं वो खुद जाकर के देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है। जो इनर सर्कल होगा इनकी सुरक्षा का, उसमें रूसी सुरक्षाकर्मी ही होंगे। हमारी एनएसजी और बाकी पुलिस और सब वो आउटर जो रिंग होगा सिक्योरिटी का वो देखेंगी, लेकिन इनर सिक्योरिटी पुतिन को इनके सुरक्षाकर्मी प्रदान करेंगे। समीर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से ट्रम्प का रहता है कि एयरफोर्स 1 सारा मतलब सुरक्षा के तामझाम उसमें रहते हैं, पुतिन का तो वैसे भी अभी जिस तरीके से उनको लग रहा है कि उनको दुनिया में उनको जिस तरीके से थ्रेट चल रहा है उनके ऊपर, आईसीसी का ऊपर ऑलरेडी वैसे अरेस्ट वारंट है, तो मुझे लग रहा है कि वो पूरी सुरक्षा लेकर अपनी हमेशा चलते रहते हैं। और हमेशा से पुतिन का ये रहा है, पिछली बार जब वो चाइना गए थे तब भी इसी तरह की उनकी सुरक्षा रही थी। तो भारत में वो आज आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी यात्रा का ये रहेगा कि इस बार जब भारत में उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब मुलाकात होगी तो उस पर नज़र चीन की भी रहेगी, अमेरिका की भी रहेगी, यूरोपियन देशों की भी रहेगी और यूक्रेन की भी रहेगी। क्या भारत इस बार रूस के साथ बहुत खुलकर सारे बिजनेस डील करने वाला है? क्योंकि भारत जितना रूस के साथ जुड़ेगा और जितने बड़े बिजनेस करेगा, मुझे लगता है उतना अमेरिका के ट्रम्प जिन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था तेल के कारण, तो क्या भारत तेल का जो आयात भारत ने कम कर दिया, क्या वापस तेल को लेके कोई नई घोषणा भारत कर सकता है? रुपये और रूबल को लेके कोई नई घोषणा हो सकती है कि दोनों अपने पैसों में करेंसी के अंदर बिजनेस करेंगे, डॉलर को कमजोर करने के लिए क्या उस पर कोई चर्चा हो सकती है? मुझे लग रहा है कि भारत और रूस में तमाम तरह के सौदे होंगे, क्योंकि डिफेंस में मुझे लगता है एक बड़ा सौदा होने वाला है इसके अंदर। क्योंकि 2000 से अगर देखेंगे तो 2000 तक भारत तो 70-80% डिफेंस के जो भी है सब रशिया से लेता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कम हुआ और सिर्फ 35 और 40% पे आ गया है। अब तो फ्रांस और अमेरिका भी बड़े डिफेंस के भारत के पार्टनर है। तो क्या वापस डिफेंस में भारत रशिया की तरफ शिफ्ट होने वाला है? तेल को लेके भारत क्या करेगा? क्योंकि पुतिन चाहेंगे कि तेल जो भारत ने लेना कम कर दिया वो वापस भारत उसे खरीद शुरू करे, तो क्या भारत उसको लेके कोई निर्णय लेगा? एनर्जी को लेकर क्या होने वाला है इसके लिए? रेयर अर्थ को लेकर क्या नया समझौता होने वाला है? क्या जिस तरीके से चाइना के साथ हुआ है कि भाई चाइना के लोग बिना वीजा के रूस जा सकते हैं, वो भारत भी उस तरीके से कोई समझौता करने जा रहा है? तो मुझे लगता है कि तमाम तरह की बातें इस बार होगी। और पहली बार 4 साल बाद जब आ रहे हैं, पिछली बार भी 6 दिसंबर को 2021 में आए थे, सिर्फ 8 घंटे के लिए रुके थे। आज रात को डिनर होगा पीएम के साथ उनका, और कल तमाम बैठकें होने वाली है। तो क्या इस बैठक में कोई बड़ा डील भारत लेकर जाएगी? रूस के राष्ट्रपति भी आ रहे, तो वो चाहेंगे कि उनके प्रति तमाम सैंक्शन लगे हैं, तो भारत के साथ उनको कोई बड़ा एक आर्थिक हित हो और बड़ा कोई सौदा हो, तो उनकी कोशिश तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में होगी। अब देखते हैं भारत कितने बड़े सौदे। वो बात रह गई जो त्रिपाठी जी याद दिला रहे थे कि ये हमने पहली बार सुना था एससीओ समिट में जब गए थे रूस पुतिन, तो वहां पता लगा कि इनका और ये काम वो भी करते हैं, वो छोटे बालों वाले किम जोंग, उनकी सिक्योरिटी टीम। ये जो मल मूत्र विसर्जन का काम होता है, जो हर किसी को करना पड़ता है, वो तक उसके अवशेष तक उठा के ले जाए जाते हैं। मतलब जो वॉशरूम रेस्टरूम ये यूज करेंगे, उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो वापस समेट कर अपने साथ ले जाएंगी इनकी सिक्योरिटी टीम है। ये पहली बार सुना हमने भी। तो जहां जिस कुर्सी पे ये बैठते हैं, जब ये उठ जाते हैं तो उसको पूरी तरीके से वाइप किया जाता है। इनकी सिक्योरिटी वाले वाइप करते हैं। किस लिए? कि किसी भी तरीके से इनके हाथों के इम्प्रिंट्स जो हैं वो, या मल मूत्र से इनके शरीर के बारे में कोई जानकारी ना मिले कि भाई कोई बीमारी है, कोई दवाई खाते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो कोई चीज डीएनए की कोई जानकारी कुछ बाहर ना जाए।
क्योंकि कई बार अफवाह इनके बारे में भी उड़ चुकी है कि पुतिन की तबीयत बड़ी खराब है, पुतिन तो भूल जाते हैं, पुतिन ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, ये सारी बातें भी हो रही थी। तो एक पर्सनल लैब साथ में चलती है, फूड सिक्योरिटी के लिए एक पूरी टीम चलती है, खाने में इनके टॉक्सिन्स ना हों इसकी जांच करने के लिए एक लेबोरेटरी जैसा एक बंदोबस्त होता है। ये होटल का स्टाफ इस्तेमाल नहीं करते, अपने शेफ लेके आते हैं, अपनी हाउसकीपिंग टीम लेकर के आते हैं। पानी इनका आ रहा है सर, बताइए, पानी भी इनका आता है, पानी भी अपना इस्तेमाल करते हैं नहाने का और पीने का। मैं बता रहा था, एडवांस सिक्योरिटी टीम 1 महीना पहले होटल की जांच करने के लिए पहुंच गई, सारा खाना दूसरी चीजें हटाकर उनकी जगह रूस से आया हुआ सामान जो है वो वहां पर रख दिया गया है। अच्छा, एक खास चीज और, गाड़ी की बात मैं आपसे कह रहा था, इनकी गाड़ी जो है वो एक ऑरस नाम की कंपनी है रूस की, वो बनाती है। गाड़ी का मॉडल का नाम है सेनेट, एक भारी भरकम आर्मर्ड लग्जरी लिमोजीन, और इसी का इस्तेमाल रूस के राष्ट्रपति करते हैं। और पुतिन की भारत यात्रा के लिए इसी को मॉस्को से लाया गया है। और वो गाड़ी आपको याद है एससीओ समिट में तियानजिन में पुतिन और मोदी जी एक गाड़ी में बैठ के 1 घंटा इन्होंने बात की थी, वो वही गाड़ी थी खास तौर पर। तो ये भी हमने 2 ही नेताओं के साथ देखा है कि गाड़ी भी अपनी लाओ। ये क्या अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, उनकी गाड़ी को बीस्ट कहते हैं, और एक इनकी गाड़ी है, ये भी अपनी गाड़ी, खास गाड़ी साथ लेकर के चलते हैं, तो बाकी तामझाम के साथ आते हैं। देखिए, मैं सुरक्षा के बारे में तो आपने बहुत सारा डिटेल जिक्र कर दिया, क्यों वो टॉयलेट वगैरह अपना लेकर के चलते हैं, इसके बारे में भी जिक्र, नहीं बहुत गंभीर मामला है ये, और इसका भी आपने जिक्र कर दिया, ये रेपिटेशन हो जाएगा दर्शकों के लिए। जो महत्वपूर्ण बात एक जो उठाई गई थी, देखिए रशियन भी नहीं चाहते हैं कि चाइना जितना उनके मार्केट को डोमिनेट किए हुए आज के दिन में, वो चाइनीज डोमिनेंस रहे वहाँ पे। मुझे तो 2010 का याद आता है, जब मैं मॉस्को और लेनिनग्राद दोनों गया, लगभग उनके कंज्यूमर मार्केट जो है वो चाइनीज माल से पटे पड़े थे। अब जिस दुकान में भी चले जाए वहाँ पर आपको चाइनीज माल मिला। अभी जो रसिया में लोगों से बातचीत चल रही थी, तो उसमें वो कहते हैं कि वो स्वयं चाहते हैं कि भारत जो है यहाँ पर अपना कारोबार बढ़ाए, और खास करके कंज्यूमर गुड्स में के मामला में तो जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आया है कि जो फार्मास्यूटिकल्स है, जो कपड़ा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना टक्कर देगा भारत या नहीं दे सका है, चाइना को रिप्लेस करे या नहीं। लेकिन 3-4 ऐसे हैं, उनके डेलीगेशन में कृषि का भी कृषि क्षेत्र से मंत्री आ रहे हैं। तो इन सब में मुझे लगता है कि अब एक डिफेंस और तेल, ये जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उससे बाहर निकल करके मुझे लगता है कि दोनों देश अब कारोबार के साथ जोड़ना चाहते हैं और मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरी बात जो है, रूस जरूर चाहता है कि चीन और भारत एक साथ, तीनों हम एक साथ आकर के खड़े हो जाएं, लेकिन चीन की इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी कि चीन कभी भी नहीं चाहता है, देखिए जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर में से 4 हमेशा आपके साथ आज के दिन में खड़े रहे थे, लेकिन चीन ने हमेशा उसको ट्रम्प आउट किया है। तो आने वाले दिनों में चीन कभी नहीं चाहता है, चीन हमेशा चाहता है कि भारत जो है वो एक क्षेत्रीय ताकत तो रहे, भारत एक वैश्विक ताकत के रूप में उभर करके उसका कॉम्पिटिटर ग्लोबल स्तर पर बने, वो नहीं चाहता है। और भारत आज के दिन में वही चाहता है। भारत की इच्छा यह है कि अब हम एक रीजनल फोर्स नहीं रह गए हैं, अब हम एक ग्लोबल पावर के तौर पर अपने, ये जो आपने कहा भारत, चाइना और रशिया, ये एक ट्रोइका बन जाए, ये बात रूस के लोग ही ज्यादा कहते हैं। जो ब्रिक्स है उसके आगे पीछे के हटा करके बीच का RIC रिक एक ग्रुपिंग बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों की इच्छा है कि ये 3 देश अगर एक हो जाएंगे तो ये दुनिया की बहुत बड़ी ग्रुपिंग बन जाएगी। एक चीज जोड़ दूं कि रूबल और रुपी दोनों रेट आजकल बराबर हो गया है। तो एक बात समझिए, हमें भी ये टोन से बचना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स को भी बचना चाहिए। हम कोई डॉलर डोमिनेंस के खिलाफ नहीं कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये बार बार समझिए, इसने बड़ा मुश्किल खड़ी की है। हम अपने रिश्ते बना रहे हैं, यानी करेंसी में करेंसी दूसरे देश की, उससे बात करेंगे, डॉलर जो है वो अपना काम करता रहेगा। एक खबर आ रही है, पुतिन को रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पालम एयरपोर्ट जाएंगे और वो उनको रिसीव करेंगे, क्योंकि ये भी ऐसी भी चर्चाएं थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा सकते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो अब खबर है कि विदेश मंत्री उनको वहां जाकर के रिसीव करेंगे और फिर सीधे सब वो जो खबर है वो प्रधानमंत्री आवास ही जाएंगे और उनके लिए फिर एक डिनर होस्ट कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी। ये 7 बजे उनके लैंड करने का समय है। तो ये तो सर, इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली खबर भी साथ साथ बता देता हूँ। अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उन्होंने एक और बार फिर ये दावा किया कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं और मुझे तो हर जंग रुकवाने के लिए एक नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, मतलब अब 8 नोबेल मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं दिया है।
लेकिन अगर ये रूस यूक्रेन का जंग मैंने रुकवा दिया, ये युद्ध रुकवा दिया, तो इनको देना ही पड़ेगा मुझे। अब आप ये बयान सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं उस जंग में अब अमेरिका कहां तक पहुंच गया है रुकवाने के करीब। Every time I end a war, they say if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. If I end that war, well, he won't get it for that war, but if he ever gets it for the next war, now they're saying if he ever ends the war with Russia and Ukraine, he's going to get the Nobel Prize. What about the other 8 wars? Think of all the wars I ended. I should get the Nobel Prize for every war, but I don't want to be greedy. लेकिन अमेरिका ने कम से कम अब इस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी एक भूमिका बना ली है और वो उस पर कायम है। वो भूमिका ये है कि अब हम और पैसा नहीं देने वाले यूक्रेन को। इनके विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि कुछ लोगों को युद्ध इसका हल यही लगता है कि हम यूक्रेन को मजबूत करें, उसको पैसा देते जाएं, हथियार और फंडिंग करते रहें। ये अब नहीं होगा क्योंकि ये अंतहीन है। वो ये कह रहे हैं कि आप कितनी भी मदद यूक्रेन की कर लीजिए, ये जंग वो नहीं जीत सकता और रशिया किसी भी कीमत पर अपनी बातें मनवाए बगैर इस जंग को छोड़ेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा। तो वो मुद्दा यही है कि अभी खत्म करो, जहां पर हो वहीं युद्ध रोको, और अब और पैसा कम से कम जो अमेरिका है वो यूक्रेन को नहीं देगा। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है। मतलब अब वो यूक्रेन के पास और कोई रास्ता नहीं है कि जो भी मसौदा ये रखते हैं, यूरोप के पास भी नहीं है, वो नानुकुर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो भी रूस और अमेरिका तय करेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। सर अभी जो ट्रंप साहब की नीति है, ये युद्ध को रोकने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ाकर हर देश को अपना रक्षा ताकत बढ़ा के और मोर्चाबंदी कराने वाली है? अब वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन पूरी पॉलिसी देखिए। इस समय जो पुतिन साहब की यात्रा है, चूंकि दुनिया इस समय न्यू शेप में आने वाली, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर भी बदलने वाला है, वर्ल्ड सामरिक व्यवस्था भी बदलने वाली है, तो उसमें अभी यहां एक वर्तमान की दृष्टि से तो इसका कम है, भविष्य की दृष्टि से इसका व्यापक महत्व होना है। क्योंकि रूस के साथ जैसा अभी संगीत रागी जी बता रहे थे, हमारे संबंध अभी तक रक्षा और ऊर्जा तक सीमित है और वहीं तक सीमित है, और 63 अरब डॉलर का हमारा घाटा है इनके साथ। इतना आसान नहीं है। देखिए केवल 2.9 करोड़ डॉलर का कपड़ा हम इनको निर्यात करते हैं, 2.9 करोड़ डॉलर। हम कपड़ा में दुनिया में सबसे बड़े बांग्लादेश के बाद हम हो सकते थे। हम 7.3 करोड़ का स्मार्टफोन निर्यात करते हैं, जबकि भारत इस समय स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है दुनिया में, और 24.6 करोड़ डॉलर का केवल हम दवा वहां भेज रहे हैं। जबकि 2 साल से कोशिश चल रही है कि हमारी कम से कम फार्मा के क्षेत्र में तो आप बढ़ाओ। तो ये बिल्कुल इस क्षेत्र में बिल्कुल इजी नहीं है हमारा। अमेरिका के साथ तो हमको आज भी 45 अरब डॉलर का लाभ है। ट्रंप लेकिन जिस ढंग से भारत को एक प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और भारत पर वो जो उनके टैरिफ बढ़ाने के बाद हमको भरपाई करनी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का ही हो सकता है। ये है इस समय का जो उनकी यात्रा है, जो जितने 75 वो अपने देश के बड़े व्यापारियों को लेके आए हैं, जैसा कहा गया कि आर्थिक विभाग से जुड़े सारे मंत्री ब्यूरोक्रेट्स आए हुए हैं ताकि इस बार कुछ निकाल के ले जाए। इसमें भारत की भी भूमिका है, लेकिन हमको भारत को यह मानना है कि भारत अमेरिका के साथ हम चीन और रूस की तरह दुश्मनी की दिशा में नहीं जाने वाले। हमारे द्विपक्षीय संबंध होंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के, हम हमेशा भारत का एक सिद्धांत रहा है, उस पर हम चलेंगे, अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे। तो अगले 2 दिन सबसे बड़ी खबर यही रहेगी, राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा।